बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट तारिक खान जावेद। जैसा कि हमारे प्रोग्राम के नाम से ज़ाहिर है, इस प्रोग्राम में हम आपके माशी मसाइल पे डिटेल डिस्कशंस करेंगे। हम ये अपने माहिरीन की मदद से जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे अभी मौजूदा मसाइल हैं, बिजली का बहरान, महंगाई, कसाद बाज़ारी, इन सब के असबाब क्या हैं और इनके हल क्या हैं। हम ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम आपके तजवीज़ के मद्देनज़र रखते हुए और भी जो आपके मसाइल हैं उनको आप जब सामने लाएंगे, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशंस लाने की हम कोशिश करेंगे। हम इस प्रोग्राम में जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में आज तक जो माशी पॉलिसीज़ बनती रही हैं, क्या वो आवाम दोस्त हुआ करती हैं, आवाम के मतलब की होती हैं, या उनके पीछे कुछ और अवामिल होते हैं। इस तरह के इश्यूज़ को लेकर हम आगे चलेंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो है आलमी कसाद बाज़ारी और पाकिस्तान, यानी ग्लोबल इकनॉमिक रिसेशन एंड पाकिस्तान। इस अहम मौजू पे बात करने के लिए हमने दो एक्सपर्ट्स को आज दावत दी है। आइए मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं हसन मुबीन कुरैशी साहब, जो कि माने हुए इंटरनेशनल इकनॉमिक एनर्जी इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने दुनिया में ख़ुसूसन अमेरिका में बहुत लंबे मुद्दत तक काम किया और अब पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी रिफाइनरी से मुंसलिक हैं। मुबीन साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। मेरे दूसरे मेहमान हैं ताहा खान जावेद साहब, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं और फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ में इस वक्त मैनेजर रिसर्च के खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुबीन साहब से सवाल करने से पहले मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन इस सिलसिले में ये देना चाहता हूँ कि आलमी ये जो अभी हम कसाद बाज़ारी देख रहे हैं, जो कुछ दिन पहले तक फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम से जाना जाता था, ये स्टार्ट हुआ है अमेरिका में मॉर्गेजेस की मार्केट के कोलैप्स की वजह से। इससे पहले भी डिप्रेशंस आए हैं लाइक 29, उसमें ये हुआ था कि सडनली डिमांड ड्राई अप हो गया था मार्केट से। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि क्रेडिट ड्राई अप हो गया मार्केट से, बिकॉज अमेरिका की मॉर्गेज मार्केट जो कि बहुत बड़ी है, कोई 6 ट्रिलियन कहता है उसको, 6000 बिलियन, कोई 5000 बिलियन, उसमें 20 to 30% लॉसेस हुए, जिसकी वजह से बहुत सारे बैंक्स दुनिया के कोलैप्स कर गए हैं। सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, लॉयड्स बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ये सारे बैंक अपने इक्विटी खो चुके हैं और गवर्नमेंट के मदद से इस वक्त चल रहे हैं। इन हालात में इस चीज़ को बहुत समझना ज़रूरी है कि ये मॉर्गेज क्या बला है और क्यों इतनी बड़ी चीज़ बन गई जिसने पूरी दुनिया के माशी सिस्टम को इस वक्त हिला के रख दिया है। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले मुबीन साहब से पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप अमेरिका में बहुत साल रहे हैं, आपने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है। एक तो बताइए कि अमूमी तौर पे अमेरिका में इतनी ज़्यादा कर्जा लेने का सिस्टम क्यों है, और ख़ास तौर से ये हाउसेस के लिए लोग इतनी बड़े बड़े कर्जे इतनी आसानी से कैसे ले लेते हैं। तारिक साहब, जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका में एक्चुअली 1954 में फेडरल मॉर्गेज एजेंसी बनी। उसके बाद से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से जो अमेरिका की इकनॉमी थी उसको काफ़ी बूस्ट मिला, और उसमें फिर ये हुआ कि जो आम आदमी था उसने इसको हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट करने को बहुत सेफ समझा, इसलिए कि हाउसिंग की जो एसेट्स हैं वो उनको नज़र आ रहे होते हैं कि ये मेरा घर है, इसमें मैंने ऐसे उसको इन्वेस्ट किया हुआ है। जबकि दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट थी वो आम आदमी तो नहीं करता, वो तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो इन्वेस्ट कर रही होती हैं। अब जब हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और जब ये फाइनेंशियल ग्लोबल क्रंच अभी आया 2 साल पहले, तो उसमें जब लोगों के पास किस्त देने के पैसे नहीं बचे तो सबसे पहले वहाँ पर हाउसिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। मॉर्गेज पे सारे घर होते हैं वहाँ पे, तकरीबन 70% घर जो हैं वो मॉर्गेज पे होते हैं। बहुत कम लोग जो है वो हाउस को 100% कैश पे ओन करते हैं। तो इसमें हुआ ये कि जब ये फाइनेंशियल क्रंच आया, लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए, किस्त देने के लिए पैसे नहीं बचे, वहाँ पे एविक्शन लॉ जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो टेनेंट के फेवर में नहीं है, वो उसके जो ओनर है उसके ज़्यादा फेवर में होते हैं, और इसी तरह जो बैंक लेंडिंग करता है उसके फेवर में होते हैं। तो एविक्शन जो लॉज हैं उसमें यह है कि अगर वो 1 महीने पेमेंट नहीं करता किस्त की,
तो वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा होता है, उसकी क्रेडिट लाइन जो है वो ख़राब होने लगती है और 3 महीने में जो है वो उसको घर छोड़ देना पड़ता है। अच्छा, कोई स्टे वगैरह नहीं ले सकते? नहीं, कोर्ट से कोई स्टे नहीं ले सकता, वहाँ के लॉज ऐसे बनाए हुए हैं उन्होंने, रूल्स। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में या इवन इजिप्ट में तो बहुत ही ख़राब हाल है। वहाँ तो टेनेंट को इतने राइट्स हैं कि वो वहाँ कहते हैं अगर 25-30 साल कोई रह लिया किसी मकान में तो वो उसका है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में भी टेनेंट के काफ़ी कोर्ट से स्टे यहाँ जैसे हम स्टे ले लेते हैं या इलाके के बदमाश को बुला लेते हैं कि भाई हमें निकाल के दिखाओ, नहीं है वहाँ ऐसा पे, नहीं हो सकता। नहीं, वहाँ नहीं। तो वो जो अगर कोई आदमी पॉलिटिकली मिसाल के तौर पे बहुत स्ट्रांग हो तो वो कुछ नहीं कर सकता। पॉलिटिक्स का या पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है या कुछ है, वहाँ पे कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है। इन कामों में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं तो आपके ख्याल में इसी वजह से इतनी सेफ इन्वेस्टमेंट समझी गई फ्रॉम द लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि दुनिया भर के लोगों ने इस इंडस्ट्री में पैसा लगा दिया, खासतौर से अरबों ने, जापानीज ने। ताहा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में अब तक पूरी दुनिया ने अमेरिका के मॉर्गेज मार्केट में कितने पैसे लगाए हैं? जो एस्टिमेटेड साइज था बिफोर द कोलैप्स तकरीबन 2007 तक तकरीबन कहते हैं कि 6 ट्रिलियन तक की इन्वेस्टमेंट्स थी फ्रेडी मैक और जो एसेट्स वो लोग ओन करते थे। और यकीनन आपको पता ही है कि ये खुद तो इसको ओन नहीं करते थे, मगर बीइंग अ सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चूँकि उसको गवर्नमेंट की, यूएस गवर्नमेंट की जो कि इंटरनेशनल सुपर पावर है अभी, उसकी गारंटी थी। तो बहुत से मुल्कों के जो भी फंड्स थे, ये जितने भी काफ़ी बड़े बड़े जो वेल्दी लोग थे, उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन के बॉन्ड्स जो उन्होंने इशू किए थे उसमें उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा था। तो ये फेडरल मॉर्गेज एजेंसीज वगैरह क्या खुद तो घर नहीं बनाती थी, जाहिर है, घर तो कोई और बनाता होगा, फिर वो बैंक को मॉर्गेज करते होंगे, उसको ये लोग रिफाइनेंस करते थे? जी हाँ, बिल्डरों को जो है फिर ये लोग रिफाइनेंस करते थे। इन वे जो लेंडर है, अगर उसने कोई बड़ी रकम 2-4 बिलियन लगाई हुई है तो उसको ये महसूस होता था कि उस एक चंक ऑफ अमेरिका को वो ओन करता है इनडायरेक्टली थ्रू द फेडरल मॉर्गेज एजेंसी, इसीलिए वो इतना सेफ महसूस करता था। क्योंकि वो यही होता था कि आप कर्जा दे रहे हो घर बनाने के लिए, और प्रॉपर्टी की प्राइसेस क्योंकि अभी तक जो है हमेशा वो हर साल 2-3% अप ही जाती थी, कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि वो सिंस द ग्रेट डिप्रेशन वो नीचे आई हो। तो हर कोई ये फील करता था कि यहाँ पे तो चीज़ें महंगी ही होती जाएंगी, तो इन्वेस्टमेंट अगर आप डाल भी रहो, अगर वो फोरक्लोजर भी होता है वो नहीं दे सकता, तो उल्टा आपको घर जो होगा आपके पास इन द एंड कोलेटरल के तौर पे वो अच्छी प्राइस पे ही आपको मिलता रहेगा। मगर अच्छा, ये जो आमतौर से एक विजडम समझा जाता है कि एक तो आप अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप एक ही जगह ना लगाएं, दूसरी ये कि बैंक्स, नॉर्मली जो बैंक्स होते हैं वो ढूंढते हैं कि हमें कुशन मार्जिन अच्छा खासा मिले। मिसाल के तौर पे जैसे अगर पाकिस्तान में अगर आप 1 लाख का घर किसी को बैंक को दे तो ज़्यादा आपको 50,000 देगा। ये बताइए कि ये कैसे हुआ कि अमेरिका में, जैसा कि अभी मुबीन साहब ने बताया, कि सिर्फ 5% इक्विटी पे, यानी अगर 1 लाख का घर है तो सिर्फ 5,000 दे के भी बैंक 95% यानी कि रिस्क ले लेता था। ये क्यों था ऐसा? उसकी वजह यही है कि जो पिछले सालों में 50 सालों में जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस इतनी स्टेबल रही या अप ट्रेंड में रही वो, तो उसकी वजह से जो सारे के सारे रिस्क मैनेजर्स होते हैं दे स्टार्टेड टू फील कि यहाँ से जो है जो उन्होंने पिछले साल का, अगर आप 20 साल का डेटा, हर कोई भी मार्केट का प्रोसेस करता था, 15-20 साल का डेटा देखते हो हिस्टोरिकल, जब हिस्टोरिकली डेटा ही इतना आपको साउंड लग रहा है कि यहाँ से चीज़ें नीचे नहीं आ सकती, तो आप अपने लेंडिंग के क्राइटेरियाज को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा उसमें लाते रहते हो नरमी। तो उसी की वजह से जो है फिर उन्होंने मार्जिन्स भी ऐसे कम होते गए। पाकिस्तान के केस में बिल्कुल आप सही करें कि जो काफ़ी ज़्यादा उसमें कोलेट्रल की उसको देखा जाता है, कि कम से कम कितनी वैल्यू होगी, और चूँकि वहाँ पे डेटा इस तरह का बनता गया आहिस्ता आहिस्ता कि चीज़ें गिरेंगी नहीं, तो उसको फिर कम मार्जिन पे भी समझा गया कि देने पर कोई खतरा नहीं होगा। इस सिलसिले में जापान की इकॉनमी जो 80s में कोलैप्स की, उसने एक फोर वार्निंग तो दी। जापान में भी यही समझा जाता कि प्रॉपर्टीज़ इतनी स्ट्रांग हैं और हमेशा वो बढ़ती रहती हैं, घटती नहीं है। उसके नतीजे में जापानीज़ बैंक्स ने अपनी इक्विटी लेवल 2% पे ले आए थे, जो कि दुनिया में 8% आमतौर से हुआ करता था। तो उसके बाद जब वहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट गिरी और वहाँ के तमाम बैंक्स बंद हो गए, तो क्या इसने भी दुनिया की आंखें नहीं खोली कि अगर जापान जितना स्ट्रांग इकोनॉमी, उसकी प्रॉपर्टी मार्केट कोलैप्स कर सकती है, तो अमेरिका की भी कभी ना कभी कर सकती है। तो ये लोगों को वार्निंग नहीं हुई, उसके बावजूद लोग लैंड करते रहे विदाउट थिंकिंग। गलती तो हुई सभी लोगों से, सारे जो भी इंटरनेशनल बैंक्स हैं, सारी जो भी हैं लोग, और उसकी वजह यही है कि फिर यूएस के ट्रांसपेरेंसी लॉज और फिर बीइंग द वर्ल्ड्स सुपर पावर और रिजर्व करेंसी की वजह से लोगों ने सोचा कि डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट ही होनी चाहिए, हमारे सबसे ज़्यादा सेफेस्ट वही कंपेयर टू द अदर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो उसकी वजह से वो लोग सब ने मार खाई। आपके ख्याल में अब तक कितना लॉस हो चुका है?
एस्टिमेटेड साइज कहना मुश्किल है क्योंकि वो उसका डेटा इतना सही तरह से आ नहीं रहा, मगर यही है कि जो 20 जो वैसे प्रॉपर्टी की प्राइसेस अगर आप असेस करें तो वो यकीन अपने जो भी अपना उनका पीक था 2006-2007 तक उससे तकरीबन 40% तो गिर चुकी हैं। कुछ केसेस में कुछ स्टेट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट थी ज़्यादा, तो उसमें और ज़्यादा नीचे आई है वो। तो मिसाल के तौर पर हम कहेंगे 6,000 बिलियन इन्वेस्टेड था, तो उसमें से आपके ख्याल में आप ये कहना सेफ होगा कि 2,000 या 2,500 बिलियन का लॉस हो चुका है तमाम बैंकों को? कह सकते हैं 2 ट्रिलियन तक का तो हो चुका तो होगा। ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। अगर आप बैंकों के कैपिटल को देखें वो ज़्यादा नहीं होते आमतौर से, 8% ऑफ दी टोटल बैलेंस शीट होता है। तो अब तक कितने बैंक आपके ख्याल में इस वजह से बैंकरप्ट हो चुके हैं पूरी दुनिया में? अगर आप देखें कि यूएस गवर्नमेंट ने इस पे वजह होने की वजह से बहुत ज़्यादा इस पर स्टेप्स लिए। जो छोटे काफ़ी सारे जो उनके होते हैं रीजनल बैंक्स वो तो 100 से ज़्यादा कोलैप्स कर चुके हैं। जो बड़े हैं वो भी उनकी भी इक्विटी एक्चुअली देखा जाए तो वाइप आउट हो चुकी है, मगर फिर उनको फिर यूएस गवर्नमेंट ने बचाया क्योंकि उनके फेल होने से फिर पूरा बहुत बड़ा एक इकोनॉमी का और ज़्यादा क्राइसिस बढ़ सकता था। तो सारे के सारे जो भी बड़े बैंक हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, सारे के सारे उनमें सब में फिर वो गए यूएस गवर्नमेंट के पास कि हमें आप इक्विटी प्रोवाइड करें, तो उसको फिर यूएस गवर्नमेंट ने फिर पैसे छाप के जो है उनको अभी तक समझा। जैसे कि पहले बुश साहब ने 700 बिलियन का वो किया था, पैकेज दिया था, फिर उसके बाद से ओबामा आए तो उन्होंने 800 बिलियन, वो सिर्फ बैंक के लिए नहीं, इंश्योरेंस कंपनीज एंड थोड़े बहुत ऑपरेटिंग कंपनीज के लिए भी था। तो ये टोटल 1.5 ट्रिलियन बनता है। इसका मतलब अभी मजीद गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू सस्टेन द सिस्टम, अदरवाइज थिंग्स विल फर्दर कोलैप्स। बिल्कुल, और उन लोगों की अपनी पॉलिसी भी यही है कि वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट द बैंक्स एंड ऑल द इंश्योरेंस कंपनी। इनके सिस्टमेटिक रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इन कंपनीज का अगर इनके कोलैप्स होने कंपेयर टू अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ऑटोज़ को भी अगेन इसीलिए किया क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन था, तो इसकी वजह से किया गया। तो ये जो इतने बैंकों को नुकसान हो गए तो अब उन्होंने कर्जे देने बंद कर दिए, बहुत तो आपके ज़्यादा। ख्याल में यही वजह है अभी जो कसाद बाजारी आई है या रिसेशन आया है, या कोई और फैक्टर्स भी हैं? और भी फैक्टर्स हैं विच लेड अप टू दिस फाइनेंशियल क्राइसिस, मगर यस इसकी वजह से फिर क्रेडिट जो है क्रंच काफ़ी ज़्यादा। हाँ साहब, माज़रत के साथ हमें एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम ताहा साहब से ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि मॉर्गेजेस की वजह से कितनी बड़ी क्रेडिट लॉसेस अमेरिका में हुई हैं। अब मैं सवाल करता हूँ मुबीन साहब से। मुबीन साहब, ये बताइए कि ये जो मॉर्गेजेस में लॉसेस आपने बताए हुए, उसके पीछे क्या फैक्टर्स कार फरमा थे? आप तो एक एनर्जी इकोनॉमिस्ट हैं। एक्चुअली इसमें जो मॉर्गेजेस में जो प्रॉब्लम्स आए, एक तो 2007 में जो ऑयल प्राइसेस बढ़ी, 147 $147 पर बैरल तक ऑयल प्राइसेस गई। उसकी वजह से फूड की प्राइसेस बढ़ी। अब आप ये पूछें कि फूड की प्राइसेस क्यों बढ़ी? फूड के जो जैसे ऑयल जो फूड के जो प्रोडक्ट्स थे और सीड्स थे वो यूज़ हो रहे थे बायोडीजल बनाने के लिए। जब ऑयल की प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई तो लोग इस तरफ डाइवर्ट हो गए, वो बायोडीजल फूड के ग्रेन से बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, जैसे शुगर्स या मोलासेस से। वो ब्राज़ील और क्यूबा वाले ने गाड़ियाँ शुगर मोलासेस से जो है वो मेथनॉल और कार का जो फ्यूल है वो बनना शुरू हो गया। कहते हैं उसको, एथेनॉल। जी हाँ, वो 10% वो उसमें यूज़ होता है। पाकिस्तान में भी अभी 10% हमने भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में भी 10%। आपके ख्याल में इस वजह से जो लैंड गज़ा प्रोड्यूस कर सकता था वो फ्यूल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया? वो प्राइसेस काफ़ी हाई चली गई फूड की। अच्छा, जॉब्स की काफ़ी जो है वो कमी हो गई। अमेरिका में जॉब ले ऑफ बहुत ज़्यादा हुए इस दौरान। जब फाइनेंशियल क्रंच आया तो ले ऑफ हुए। जब ले ऑफ होने शुरू हुए तो जो लोग मकानों को वो करते थे उनके पास पैसा नहीं था किस्तें देने के लिए, तो उन्होंने वो बेचने शुरू कर दिया ओनर पे ने। अभी मैं रिसेंटली कोई 3-4 महीने पहले यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा गया, तो वहाँ पे विंडसर एक जगह है जो डेट्रॉइट के अपोजिट है, उसमें आप $2 लाख का मकान जो है वो 4 क्लोजर्स हो रहे हैं। 4 क्लोजर होके वो इट्स ओनली $40,000 नाउ।
इतना कम हो जी गया। हाँ। और ऑन द जिस अदर बैंक ने उसको फाइनेंस किया होगा वो उसका तो बुरे हाल हो गए। जी हाँ, पहले तो यही ख्याल था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट्स है हाउसिंग का जो वो है, लेकिन ऐसा साबित नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड इन मियामी, फ्लोरिडा, मियामी, इस तरफ के जो इलाके हैं वहाँ पे स्पेनिश आर बाइंग ऑन कैश, इसलिए कि जो 250,000 का मकान था वो हार्डली जो है वो 100,000 या 150,000 में मिल रहा है। आई मीन दे आर बाइंग ऑन कैश. Normally in people, the US citizens don't buy in cash, there is no trend of buying things on cash. अच्छा, क्योंकि आपका ये फील्ड है एनर्जी का, आप ये थोड़ा सा नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि ये ऑयल प्राइसेस हम ये महसूस करते हैं कि 2004 तक या उससे थोड़ा पहले तक आप देखें तो OPEC was very happy with oil price of $15, $20, $25 was very considered very good. अब एक बैग ये क्या हो गया है कि हम आज $76 पे बैठे हुए हैं, बीच में 47 भी रहा है, बहुत मिनिमम भी गया है तो 36 तक गया है ये। तो ये एक जनरल शिफ्ट जो नज़र आती है पेट्रोल की कीमतों में, उसके पीछे क्या फैक्टर है? ये लास्ट ईयर जुलाई में 147 जो है पीक टच किया, उसकी इमीडिएट वजह तो लोग ये कहते थे कि जी इस पे भी स्टॉक मार्केट की तरह जो है वो सट्टा चल रहा है। हालांकि ये ऐसा नहीं है, ये इसके काफ़ी दूरस वो हैं, जो इसका बैकग्राउंड है वो काफ़ी बड़ा बैकग्राउंड है। एक्चुअली सऊदी अरब में जो रिजर्व्स थे वो डिप्लीट हो रहे हैं अब। उतनी बड़ी बड़ी जो फील्ड्स थी, सफीना और एक और फील्ड जो थी उनकी गवाहर, जी हाँ, वो काफ़ी डाउन हो गई अब। वो तकरीबन वो अपने पीक से गुजर गए, डिप्लीट हो रही है वो। अच्छा, जैसे तो, पहले इससे पहले अमेरिका यूरोप में भी हुआ है। जी हाँ, कि पता भी नहीं चला और एकदम से वो डिप्लीशन आई और पता चला कि वो अमेरिका में तो आपको पता है जो 73 का जो ऑयल क्राइसिस आए थे, तो अमेरिका में उस वक्त जो है वो तकरीबन 470 ऑयल रिफाइनरीज होती थी और उसके बाद सिर्फ 160 ऑयल रिफाइनरीज रह गई, सब पे ताले पड़ गए, इसलिए कि वो फिजिबिलिटी जो है वो नहीं बन रही थी उनको ऑयल रिफाइन करने। मतलब वहाँ ऑयल प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो इसलिए वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं हो रहा था और सऊदी अरब से जो आ रहा था वो बहुत महंगा था। तो क्योंकि अमेरिकन लेबर बहुत महंगी है, अमेरिका तो वही रिफाइनरी कहीं और लग गई। जी हाँ, वो सिंगापुर में लग गई और दूसरी जगह लग गई, अमेरिका में वो एक्टिविटी कम हो गई। तो ये आप समझते हैं कि ये परमानेंट शिफ्ट है? अब ये ऑयल की प्राइसेस पहले जैसे $15-20 या $8 पे कभी नहीं जाएंगे? वो 8 और $15 वाला ज़माना तो गुजर गया, अब तो वो वापस नहीं आएगा, इसलिए कि हर चीज़, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है, हर चीज़ बढ़ रही है। लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ऑयल की प्राइसेस कहाँ जाके रुकेंगी, लेकिन ये तकरीबन 100 के करीब, मुस्तकिल करीब में नियर टू 100 रहेंगी। वेरी स्कैरी। हाँ, अगर ये 100 पे ऑयल पहुँच जाए और साथ साथ जो ग्लोबल रिसेशन अभी चल ही रहा है कि ज़ाहिर है हमारी 25% एक्सपोर्ट US को है, 25% एक्सपोर्ट यूरोप को है, तो अगर उन इकोनॉमीज़ में स्लो डाउन आएगा तो ज़ाहिर हमारे एक्सपोर्ट्स पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को इन हालात पे कैसा देख रहे हैं आगे? देखें, अगर ट्रेड डेफिसिट वगैरह की आप बात करें तो एक्चुअली नेट तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा ही हुआ है ऑयल प्राइसेस के गिरने से, क्योंकि जैसे जैसे उधर की US की इकोनॉमी वगैरह ख़राब हुई है तो यकीनन हमारे एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी ख़राब हो रहे हैं यूरोप पे या फिर US पे। मगर नेट चूँकि हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते थे कमोडिटीज़, ऑयल वगैरह की से हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, तो जैसे जैसे इकोनॉमीज़ वहाँ पे ख़राब हुई ऑयल के गिरने की वजह से हमारा इंपोर्ट बिल भी उसी तरह से कम हुआ है। अच्छा। तो वो उस तरह से बेनिफिट है। मगर ये है कि लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट्स की वजह से हम लोग फिर ज़्यादा हम लोग का मसला। व्हाट अबाउट बैंक्स, जैसे कि यूरोप के बैंक्स भी जो क्लैप्स हो रहे हैं, या अभी कह रहे हैं कि मिडल ईस्ट के बैंक्स उन्होंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया बिकॉज ऑफ द लॉज आर नॉट सो स्ट्रिक्ट, उनकी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी और वो ट्रबल में आ रहे हैं। व्हाट अबाउट पाकिस्तानी बैंक्स? पाकिस्तानी बैंक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग के पास इतने सरप्लस फंड्स थे नहीं कि जो हमने US मार्केट में किसी भी बैंक ने इस तरह इन्वेस्ट नहीं किया। दे वर क्वाइट हैप्पी विद द लोकल उसमें, और उतना ज़्यादा कोई भी नहीं किया बाहर के उसमें, किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। इसी वजह से आप देखेंगे कि पाकिस्तानी बैंकिंग का कोई भी इस तरह का कोलैप्स या कुछ इस तरह की आप खबर में सुनेंगे भी नहीं। अच्छा, अरब बैंक्स में को जो नुकसान हुआ है, जो बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट वो समझ के बड़ी आसानी से करते थे, और अब वो क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि उसमें उनको हेवी लॉसेस हो गए, तो आप क्या समझते हैं कि अब अरब्स कंपेल्ड होंगे टू लुक फॉर अदर एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टिंग एंड दैट विल आल्सो इंक्लूड पाकिस्तान? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप उनका देखेंगे, उनकी पॉलिसी आफ्टर 2001 थोड़ा शिफ्ट आना शुरू हो गया था। पाकिस्तान के लिहाज से भी देखें और दुनिया के लिहाज से भी देखें
तो चाइना और अरब सभी ने सॉवरेन वेल्थ फंड्स बनाए थे, जिससे वो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा अलग अलग मुल्कों में इन्वेस्टमेंट्स करते थे। काफ़ी बड़े बड़े स्टेक्स वो अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग जगहों पे लेना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान में भी अगर आप 2001 के बाद से देखें तो काफ़ी ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में बहुत से बैंक्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, बहुत से अदर प्रोजेक्ट टेलीकॉम सेक्टर में उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया। तो वो लोग यकीनन चाह रहे हैं कि कोई ना कोई नए एवेन्यूज़ बने अपार्ट फ्रॉम यूएस, जहाँ पे वो डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो। जितनी अमाउंट आपने मेंशन की 6000 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हम लोग तो छोटी सी इकॉनमी है 200 बिलियन की, इसमें अगर अरबों के 200-300 बिलियन भी अगर आ जाए यहाँ या और हमारे गरीब मुल्कों में, तो इससे तो बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी इस इलाके में। जी हाँ, बिल्कुल हो भी रही है, मगर यही है कि फिर कंट्री टू कंट्री वेरी करता है किस कंट्री की कैसी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज है। सब माजरत के साथ हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मॉर्गेजेस के किस वजह से वो डिफ़ॉल्ट्स आए और उसका असर अब पाकिस्तान पे क्या आ रहा है। इस सिलसिले में, क्योंकि हमारे पास एक एनर्जी के सिलसिले में बड़े माहिर आज हमारे पास बैठे हुए हैं। मुबीन साहब, जैसा कि हमने डिस्कशन में देखा है कि हम एक मुश्किल दौर में आ गए हैं, दुनिया पूरी कि ऑयल प्राइसेस पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। ऑयल इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। उसकी कीमत आपके बकौल वो शॉर्टफॉल उसकी हो चुकी है दुनिया में और ये रहेगी। इन हालात में आप पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या तजवीज़ है? क्या किया जा सकता है कि हम न सिर्फ ऑयल के डिपेंडेंस से निकलें, साथ साथ हमारे जो ऑयल जो इंपोर्ट बिल है वो भी हमारा कम हो जाए? इसमें देखें, पाकिस्तान अल्लाह का फजल है, पाकिस्तान पहले भी इतना प्रॉब्लम में नहीं आया। जब 1997 में एशियन मार्केट्स का कोलैप्स हुआ, मलेशिया, इंडोनेशिया, सबकी करेंसी बहुत बुरी तरह गिरी और अमेरिका में भी प्रॉब्लम था बहुत उस वक्त, तो पाकिस्तान पे इफ़ेक्ट नहीं आया। पाकिस्तान पे इसलिए इफ़ेक्ट नहीं आया कि पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट मॉर्गेजेस में या हाउसिंग स्कीम्स में नहीं की थी। पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रॉड बेस है जो एग्रीकल्चर पे बेस करता है। इस वजह से हमारा कोलैप्स जो है वो इतना इमिनेंट नहीं इस होगा। दफ़ा आपकी इक्विटी मार्केट में तो ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट थी, जो बाहर की इन्वेस्टमेंट थी, जो कि 98 में नहीं थी। जी हाँ, कहा हमारी स्टॉक मार्केट में कितनी इन्वेस्टमेंट थी अभी जो रुकने से पहले तक? $4.5 बिलियन तक। 4.5 बिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी। तो दिस टाइम वी वर नॉट दैट सेफ इन दैट सेंस। उसमें से दादा कितना निकल गया यहाँ पे जो फॉरेन? तकरीबन आधा कहते हैं कि आधा जो है निकल गया है और आधा नहीं, मगर वो अगेन वो लेकिन फिर से आना शुरू भी हो गया है थोड़ा दोबारा से। अब जून के महीने से दोबारा तो यानी कि हम जो जिस तरह एशियन करेंसीज इकोनॉमीज तबाह हुई थी 98 में, उस तरफ हम अब जाने लगे हैं, हम भी थोड़ा वल्नरेबल हो गए। तो आप एनर्जी के हवाले से बताइए कि डू यू हैव एनी एनर्जी, आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, कोई आपके पास अल्टरनेटिव एनर्जी का प्लान है? जी, पाकिस्तान में तो सबसे पहली बात तो थर कोल का आपने जिक्र सुना होगा काफ़ी। 1994 में थर कोल जो है वो यहाँ पे 185 बिलियन डिपॉजिट्स जो हैं प्रूव हो चुके हैं तकरीबन, जो सिस्मिक सर्वे से जो प्रूफ है, जो अमेरिकन कंपनीज़ ने किया सर्वे उससे। तो 185 बिलियन टन्स जो है, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट ना। इट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू, अगर टन्स ऑफ ऑयल में उसको करें तो इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू द सऊदी अरब रिजर्वायर ना, सऊदी अरब के बराबर है रिजर्वायर। जी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उतने अमीर हो जाएंगे कि जितना सऊदी अरब अमीर है, इसलिए कि हमारी पॉपुलेशन तो आपको पता ही है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है उनसे, और हमारी इकोनॉमिक्स डिफरेंट है। लेकिन हम जो पावर क्राइसिस हैं या जो ऑयल के क्राइसिस, इस वक्त हम तकरीबन 6 बिलियन रुपीज़ जो है वो खर्च कर रहे हैं ऑयल, जी डॉलर, सॉरी हाँ, डॉलर जो है वो हम खर्च कर रहे हैं ऑयल की इम्पोर्ट पे। अगर हम पावर जनरेशन जो है कोल पे ले जाएँ, शिफ्ट कर दें आहिस्ता आहिस्ता, तो ये अगले 10-12 साल में स्विच ओवर हो जाएगा। देखिए, आप ये बताइए कि अब तक जो ऑयल पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा, उसकी वजह ये थी कि इट वाज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी, हम बातें बहुत करते हैं उसके बारे में, लेकिन दे आर नॉट फिजिबल रिलेटिवली। हाउ अबाउट कोल?
डज कोल compete with the price of oil जो अभी चल रही है कोल $70-80 पे अगर है? जी हाँ, अगर ये हमारा कोल जो है ये लिग्नाइट है, नंबर 2 क्वालिटी का कोल है, ये पावर जनरेशन के लिए बहुत बेहतर है। और ऑन द साइड अगर आप पावर हाउसेज लगाएं तो इट्स वर्क, आप ऑयल यूज़ नहीं करें, गैस नहीं यूज़ करें उसमें। मिसाल के तौर पर अभी हम रेंटल पावर की बात कर रहे हैं, हम बहुत परेशान हो रहे हैं कि 14 रुपये का एक यूनिट मिलेगा। अगर हम यही चीज़ कोल से बनाएं तो आपके ख्याल में कितने का एक यूनिट पड़ेगा? ये यूनिट जो है वो तकरीबन 11 सेंट्स का एस्टीमेट है, लेकिन अभी चूंकि थर कोल जो है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था लास्ट वीक अखबार में कि एंग्रो केमिकल्स जो है उसने MOU साइन किया गवर्नमेंट ऑफ सिंध की उससे ना, वो थर उस पर तकरीबन 1200 मेगावाट का जो है वो एक स्टेशन लगाएंगे जो अगले 5-6 साल में जाके डेवलप होगा। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी खर्चा होगा, तो अभी ये कह नहीं सकते कि कितना वो जो है खर्चा होगा। तो हाँ, आपके ख्याल में ये थर कोल फिजिबल हो सकता है गिवन द रिलेटिव प्राइसेस इस सिचुएशन में? देखें, इसके 2-3 फ़ायदे होंगे पाकिस्तान को अगर हम इस तरफ फुल फ्लेज जाते हैं। एक तो ये है कि बिल्कुल ये जिस तरह ऑयल की पैसे बढ़ रही हैं, अब आपको नहीं पता कि अभी 76 है, अभी तो इकोनॉमीज हालांकि दुनिया की ख़राब थोड़ी चल रही है। अगर ये दोबारा से अगर रिवाइव होना शुरू होंगे तो फिर तो ये 150 जो पीक किया था उसके बाद आराम से जा सकता है। फिर तो आपको यकीनन लोकल ही सोर्सेज पर रिलाई करना पड़ेगा क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल नहीं कर सकता। वही बात है कि फिर इसका एक तो आप इंटरनली आप जनरेट कर रहे होंगे, आपके उधर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सेकेंडली फिर आपका डॉलर में आप जो इंपोर्ट बिल आपका जो कम होगा, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो कि अगर आपने नहीं किया तो फिर आपका क्रूड ऑयल आप वही इंपोर्ट करोगे, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करोगे, तो उसके वजह से इकोनॉमिकली बहुत। अगर क्रूड ऑयल सस्ता पड़ रहा है, अगर सपोज के हम कोल से प्रोड्यूस करते हैं, उसकी कॉस्ट जैसे अभी हम कन्वर्ट करें इसमें कि 8 रुपये का भी हम सार्फिन को दे रहे हैं और रेंटल पावर वाला जो है 14 का पड़ रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वेयर डज कोल कॉस्ट विल कम? Will it be cheaper than furnace oil or it will be more expensive? देखें, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने पे जाएं तो सबसे ज़्यादा जो चीपेस्ट सोर्स होता है वो हाइडल होता है। अगर आप पानी से बनाए तो सब, उसके बाद फिर गैस आता है। पाकिस्तान में भी अगेन गैस चूँकि अब खत्म हो चुकी है, इतना ज़्यादा निकल नहीं रही है, तो वो भी नहीं है। उसके बाद फिर कोल रैंक करता है, फिर फर्नेस ऑयल बेस्ड जो रेंटल पावर या IPP है सारी वो रैंक करते हैं। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यकीनन कोल जो है बहुत अच्छा आउटलेट है, क्योंकि अगर आप इंडिया देखें या चाइना देखें, दे आर प्रोड्यूसिंग 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी नीड्स थ्रू कोल। तो हम लोगों ने अभी तक हालांकि इतना ज़्यादा है मगर अभी तक किया नहीं। और तारिक साहब, यही कोल अक्रॉस द बॉर्डर अगर आप चले जाएं राजस्थान में, थर से आगे चले जाएं तो इंडिया में वहीं पे पावर हाउसेस लगे हुए हैं। अच्छा, यही थर कोल जो है वो आगे एक्सटेंड कर रहा है। जी हाँ, वहाँ लगे हुए, हमारे यहाँ नहीं लगे हुए जी, फॉर वेरियस रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस। साहब ने कहा कि 50% जो है वो इंडिया कर रहा है और मेरे ख्याल से 70% जो है वो चाइना। अच्छा, कोल पे बेस है उनकी सारी एनर्जी। हमारी बहुत कम है, नहीं हमारी तो पॉइंट्स में जी हाँ, बिल्कुल ना होने पर। अब आप देखें, जैसे आपने उसकी बात कर रहे हैं आप ऑयल इक्विवेलेंट की, तो अब $70 है इस वक्त। तो जो सैंड ऑयल है कनाडा में वो $50 पे फिजिबिलिटी बनती है। जी हाँ। अच्छा, यानी 50 तक अगर डॉलर रहे, ऑयल रहे, तो ये हमारे भी शायद फिजिबल हो जाए। वही है कि तो इससे तो इन बातों से तो ये लगा कि आप लोगों की बातों से जो मैं नतीजा निकाल सका हूँ नाज़रीन, वो ये है कि दुनिया इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है। पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम इस वक्त है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि इस प्रॉब्लम का असर पाकिस्तान पे इतना नहीं आया। हमारे बैंक्स रिलेटिवली सेफ हैं। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हमारी स्टॉक मार्केट में थी, लेकिन वो भी इतनी बड़ी नहीं थी, उसमें से कुछ निकल गया है, फिर वापस भी आ रहा है। और खुदा का शुक्र ये भी है कि हमारे पास एनर्जी के सिलसिले में एटलीस्ट, और शायद फूड के सिलसिले में भी हम कह सकते हैं कि हम बहुत बड़ा फूड प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अभी तक अगर फूड के प्राइसेस ऊपर रहेंगे तो बहुत सारी ज़मीनें जो इस वक्त बंजर पड़ी हुई हैं, शायद उसको भी हम आबाद कर सकते हैं और हम फूड भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मुबीन साहब ने जो थर कोल की खुशखबरी सुनाई है वो बहुत ही एक्साइटिंग है। ये कह रहे हैं कि 185 बिलियन टन ऑफ कोल हमारे पास मौजूद है, जो कि सऊदी अरबिया के रिजर्व के बराबर है। ये तो बहुत ही बड़ी खबर है। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कोल के पावर जनरेशन की ऐसी हो रिलेटिव टू फर्नेस ऑयल सही रहे, बराबर भी रहे, तो नेचुरली वी शुड शिफ्ट टू दैट। और इस सिलसिले में जो भी रुकावटें हैं वो हमें ख़त्म करनी चाहिए और दुनिया भर के लोगों को इनवाइट करना चाहिए कि वो आएँ और इसमें इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान को एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट कर दें फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू कम। मैंने जैसा कि जो समझा है कि 185 बिलियन
टन ऑयल कोयले से अगर हम एनर्जी प्रोड्यूस करें तो अगले 200 साल तक तकरीबन 1 लाख मेगावाट एडिशनल बिजली हम पैदा कर सकते हैं। इस वक्त हमारी शॉर्टेज जो है सिर्फ 4000 मेगावाट की है, जिसकी वजह से आजकल हम लोड शेडिंग वगैरह के मसाइल में पड़े हुए हैं। तो जिस मुल्क के पास 1 लाख मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, वो मुल्क को तो इवेंचुअली, जैसा मोदी साहब ने कहा, हम एकदम से सऊदी अरेबिया जैसे तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट सिंध खासा अमीर इलाका हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 70-80 हज़ार मेगावाट इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया को बहुत शॉर्टेज है एनर्जी की। तो अगर ये हालात हुए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमें काफ़ी ताबनाक और अच्छा नज़र आ रहा है। इसी नोट पे मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज का मौजू है बढ़ती हुई अजनास और ऑयल की कीमत और उसका असर पाकिस्तान पे क्या पड़ रहा है। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमने 2 बड़े एक्सपर्ट्स को अपने स्टूडियो में दावत दी है। आइए मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। सबसे पहले अमानुल्लाह बशर साहब, जो कि एक सीनियर इकोनॉमिस्ट एंड जर्नलिस्ट हैं और गल्फ इकोनॉमिस्ट के एडिटर भी हैं। इन्होंने पाकिस्तान के बारे में बहुत काम किया है और दुनिया भर में इनको जाना जाता है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इफ्तिखार अहमद साहब, जो कि OPIF के वाइस प्रेसिडेंट हैं। OPIF ने ओवर द ईयर्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने की बड़ी कोशिशें की हैं और इन्होंने ख़ास तौर से थर पारकर में जो कोयला निकला है उस पर काफ़ी काम किया है। ये काफ़ी विजिट्स करते रहे सानवा ग्रुप के साथ। तो ये ऑयल और फूड के जो कीमतें बढ़ गई हैं और ऐसा लगता है कि ये एक परमानेंट शिफ्ट हो गया है, अब ये नीचे नहीं आएगा। उसकी वजह ये कि टोटल जो सप्लाई है तेल की पूरी दुनिया में, वो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो एक बैग कम हो गई है, इसलिए कि जो 2 बहुत बड़े ज़खायर सऊदी अरेबिया में हुआ करते थे वो अब अपने डिक्लाइन की तरफ चले गए हैं। और उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती इन द शॉर्ट टर्म। वो 2 बड़े ज़खायर सफियाना और गवाहर तकरीबन 6 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करते थे, जो कि 60% सऊदी अरेबिया का प्रोडक्शन है। अब कहते हैं कि उनमें अब वो नीचे की तरफ जा रहा है, आस्ते आस्ते वो गिरते ही चला जाएगा। दुनिया भर में जो दूसरी डिस्कवरीज हो रही हैं, जैसे हमारे यहाँ बदीन में निकलता है, कभी यहाँ निकलता है, तो वो बहुत थोड़े थोड़े होते हैं, 40,000 बैरल, 50,000 बैरल। वो 6 मिलियन का कोई उससे वही मुकाबला नहीं है। तो अगर वो ऑयल प्राइसेस हमेशा के लिए ऊपर चली गई हैं और 70-80 पे ही रहेंगी, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑलरेडी हमारा जो बजट है डेफिसिट 6 बिलियन पे है और ये बढ़ता चला जाएगा। और साथ साथ कहते हैं कि अब ये फूड की कीमतें भी नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि फूड की जो ज़मीन जहाँ पे फूड प्रोड्यूस होता था, उसी ज़मीन को बायोगैस और इथेनॉल वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब ऐसा लगता है कि फूड की कीमत भी हमेशा के लिए बढ़ गई है। इस सिलसिले में मैं अमानुल्लाह बशर साहब से पूछता हूँ कि इन हालात में आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं कि एक तरफ ऑयल की कीमत बढ़ गई है, एक तरफ फूड की कीमत बढ़ गई है, लोग काफ़ी परेशान हैं, और इसमें कहाँ इंटरनेशनल फैक्टर्स तो अपनी जगह पे हैं, फिर उसमें गवर्नमेंट का भी वो अमल दखल है कि वो एडिबल ऑयल पे टैक्स लेते हैं, पेट्रोल पे बहुत ज़्यादा टैक्स लेते हैं। तो आप बताइए कि ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अब क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकती है और हम लोगों को पॉलिसी किस तरह से मॉडिफाई करना चाहिए इन हालात में। थैंक यू तारिक साहब फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एक्चुअली ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है जो आपने रेस किया है, और ये पाकिस्तान के हर फर्द से मुताल्लिक है, यानी रोटी और ट्रैवलिंग
जो हर शख्स की बुनियादी ज़रूरियात में अब शामिल हो गए हैं, यानी एसेंशियल गुड्स में आ गई हैं ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं इन्हीं दो को टारगेट कर रहे हैं फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। एक्चुअली दे आर यूजिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एज ए टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी। तो वो दूसरी तरीकों से जो पूरी दुनिया में डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं? हाँ, नहीं, डायरेक्ट टैक्सेस का एक अलग इशू है, लेकिन मैं लेट मी कंप्लीट दिस कि अब पेट्रोलियम जो है, मोस्टली पेट्रोलियम में आप देखें डीजल इस वक्त सबसे महंगा प्रोडक्ट है, पेट्रोल से भी ज़्यादा, शायद 1-2 रुपए का फ़र्क है उसमें। और गरीब आदमी जो है वो डीजल खर्च करता है, जो बसों में, ट्रकों में, ट्रैक्टर में। हाँ, एग्रीकल्चर में आप देखिए कि ट्रैक्टर या फार्म टू मार्केट जो चीज़ ट्रैवल करती है, ट्रांसपोर्ट होती है, उसमें भी डीजल खर्च होता है। ठीक है, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है फूड पर। ये इट्स ए चेन इफेक्ट, प्राइसेस पे जो है ये चेन इफेक्ट आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है तो वो इलेक्ट्रिसिटी है, प्लस उसमें ऑयल भी खर्च होता है। दूसरी तरफ इन्होंने पीडीएल के हवाले से या जो इस पर टैक्स किया है, ये अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन 17 से लेके 18 रुपए पर लीटर ये चार्ज कर रहे हैं गवर्नमेंट टैक्स। अच्छा, आउट ऑफ दिस 60 या 62 जो भी है। एग्जैक्टली। तो इसको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत थी, और यानी आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप कीमतें कम लानी चाहिए। और आप चूंकि आपने बाहर भी आपने देखा होगा, अमेरिका में, यूरोप में, ये दो चीज़ें खासतौर पे फूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनकी प्राइसेस को अफोर्डेबल रखा जाता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक तरफ तो लिंक करते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस से, दूसरी तरफ इस चीज़ को भूल जाते हैं कि एक जीएनपी लेवल जो है, पर कैपिटा इनकम जो है हमारा लोएस्ट है। हमारे आम आदमी का इनकम लेवल इतना नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल की प्राइसेस पर खरीद सके। तो ये थोड़ा सा इनको गवर्नमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि इसका जो सबसे सीवियर इम्पैक्ट आता है जब ये फूड की प्राइसेस बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, कराची में जो एक रोटी है वो 5 और 6 रुपए के दरमियान बिक रही है। आटा जो है 33 से लेकर 35 रुपए किलो, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, बिक रहा है। चीनी सिमिलरली, चीनी 60 रुपए की बात, 60 रुपए तक चली जा रही है। तो जब ये बेसिक चीजें होंगी तो इसका एक बड़ा सीवियर इम्पैक्ट आता है हमारे सोशल वैल्यूज पे, कि हमारे जो शहरों में स्ट्रीट क्राइम बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ठीक है सर, और वायलेंस बढ़ता है। और फिर दूसरा ये कि पॉलिटिकल नॉइस बढ़ता है, जिससे गवर्नमेंट को बताते खुद प्रॉब्लम्स फेस होते हैं। तो गवर्नमेंट अगर वाइज है और अक्लमंद है तो उसको अवाम को कम से कम इतनी सहूलियात दें कि वो अननेसेसरी जो है ना उनमें एक नफरत का जज्बा पैदा ना हो। आप ये देखिए कि अगर कोई भी टॉम हैरी एंड कन उठ के अगर कोई स्ट्राइक कॉल देता है तो दूसरे दिन जनाब स्ट्राइक हो जाती है। क्यों? लोग नाराज बैठे हुए हैं, कभी ट्रेन जला रहे हैं, कभी दूसरे लोगों को जला रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, अंदर का फ्रस्ट्रेशन, एक आपको इनकलाबी सूरत नजर आती है सर। हाँ, तो इसमें ये चाहिए जरूर कि लोगों की जो बुनियादी जरूरियात हैं उनका ख्याल रखा जाए, क्योंकि एक एवरेज इनकम ग्रुप का जो आदमी है कम से कम अपने बच्चों को, आप ये देखिए, ये इट्स ए हाइट के लोग इस महंगाई की वजह से अपने बच्चों को अच्छे स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल करा रहे हैं। तो ये, और इस पे मैं समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, नॉट ओनली इन द गवर्नमेंट, लेकिन जो विच पार्टीज आर सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, उनको ये इश्यूज रेस करना चाहिए। इफ्तिखार साहब, आप लोगों ने, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने पाकिस्तान में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। आप बता रहे थे मुझे कि आप लोग 8 मिलियन पाकिस्तानी बाहर हैं और आप लोगों के पास माशाल्लाह 1000 बिलियन की वेल्थ है जी। आप और आपके बहुत सारे साथियों ने यहाँ माशाल्लाह काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, जॉब्स क्रिएट किए हैं, हम उसका बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन मज़ीद क्यों नहीं करते ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जब यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके मुल्क में इतनी गुर्बत है, लोग इतने परेशान हैं, जॉब्स नहीं हैं, आप लोग पास इतना पैसा है, एक्सपर्टीज़ है, वो लेके आप लोग बड़े पैमाने पर क्यों नहीं आ जाते इस मुल्क में? थैंक यू ताहिर साहब फॉर इनवाइटिंग मी और ये, ताकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है आपको जाहिर करूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये सवाल ऐसा है कि जैसा आपने कहा कि इन्वेस्टर्स जो है ना क्यों नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान में। सबसे बड़ी बात होती है कि सबसे पहले जो इन्वेस्टर जो चाहता है वो चाहता है कि उसको जो जहाँ इन्वेस्टमेंट करे वहाँ उसको सिक्योरिटी मिले। उसको सबसे बात इशू ये है, और उसको जो है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं
वो ऐसी पॉलिसीज हो कि वो चेंजेबल नहीं, मतलब कि आपने एक जो पॉलिसी दे दिया है उसमें कायम रहे। इस तरह से हम लोगों ने पाकिस्तान में इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है इफ्तिखार साहब, हमें थोड़े से ब्रेक पे जाना पड़ रहा है। नाज़रीन, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। हाँ इफ्तिखार साहब, मैं कह रहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके पैसे जो है वो सिक्योर है। हाँ, वो हर इन्वेस्टर चाहेगा सिक्योर है। पाकिस्तान में जो मेन क्राइसिस जो चल रहा है वो है पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का पावर चल रहा है, और ये जो है ये इसके वजह से जो है ना पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज की इस वजह से आप लोग नहीं लगा रहे क्योंकि पावर ही नहीं है। पावर नहीं है तो इंडस्ट्री यहाँ पे जो आप लोगों ने इंडस्ट्री लगाई वो उसको भी चलाने में मुश्किल हो रहा है। कॉस्ट जो है ना उसकी वजह से बढ़ रहा है, और जो हम जो माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हाई हो जा रहा है कि हम इवन जो है ना बांग्लादेश से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों के पास इतने पैसे हैं और आप लोग चाहते भी कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाएं। आपको यहाँ पे क्लियर कट सप्लाई एंड डिमांड में फर्क नजर आ रहा है, यानी डिमांड है, सप्लाई बिजली की नहीं है। तो आप लोग बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स में क्यों नहीं? हम लोगों ने यहाँ पे थर के उस पर हम लोगों ने सर्वे किया, उस पर हम लोगों ने काफ़ी मालूमात हासिल किया, और हमने उस पर जो है काफ़ी वर्क किया है। तो उस इलाके में अगर हमारे पास इतने कोयले हैं, इतना हमारे पास एनर्जी है, उसको हम इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करें। वो तो कह रहे हैं कि 185 बिलियन टन ऑयल है। लेकिन तारिक साहब, मैं यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा कि जो आपने कहा कि ये पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हैं, तो इस हवाले से मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, बल्कि थोड़ी सी नहीं खासी रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। वजह यह है कि कोई भी सूबा 50 मेगावाट से ज़्यादा अपने यहाँ पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा सकता अनलेस कि वो उससे अप्रूवल ले गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से। और हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेटिक चेन है उनसे अप्रूवल लेना आपको पता है कितना दुश्वार है। तो कराची में ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं और इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, दे आर विलिंग टू सेट अप देयर ओन कैप्टिव पावर प्लांट, बट देयर इज रिस्ट्रिक्शंस। ये है कि आप 50 से ज़्यादा का लगा ही नहीं सकते। अच्छा, हाँ, तो इसमें थोड़ा सा रिफॉर्म की जरूरत है भाई। एक तरफ आप तो फ्री एंड लिबरल इकोनॉमी की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। और इसी हवाले से मैं बात करूंगा कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इकोनॉमिक एरियाज में बहुत जरूरी है। कम से कम इतनी आज़ादी तो हो। सूबे को जैसे भी प्रोड्यूस करने थे उसको, आपको क्या तकलीफ है? एग्जैक्टली। तो इतना क्यों उसको यानी कि वो पाबंद किया हुआ है? तो इस हवाले से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन चूंकि इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि लोग अच्छा, वो जो जिन लोगों ने पहले लगाए थे प्लांट, सुना उनको पेमेंट में बहुत तंग करते हैं उनको, वो भी एक फैक्टर है। सुना कि बहुत सारे प्लांट बंद पड़े हुए हैं जी, वो जो सर्कुलर डेट जिसका हम कहते रहते हैं। कराची में 2 IPPs हैं, एक तो टपाल एनर्जी है और एक गुल अहमद है। वो 124 मेगावाट के दोनों प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगेन वहाँ पे वो जो पेमेंट का जो सिलसिला है, क्योंकि वन बायर एक ही है, बायर नो चॉइस। अच्छा, ये इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट तारिक साहब कि देखिए कराची जो है दुनिया के 67 मुल्कों से ज्यादा बड़ा है, ठीक है सर? एक शहर सिर्फ एक शहर, और इसकी पॉपुलेशन 18 मिलियन प्लस है, ठीक है? इतने बड़े ह्यूज, प्लस जो इसके सबर्ब्स हैं और आउटस्कर्ट्स हैं धाबेजी तक, ये सारा एरिया एक कंपनी को उन्होंने फ्रेंचाइज में दे दिया है। इसको डिवाइड भी कर सकते थे। इसको इतने बड़े ह्यूज पॉपुलेशन को कोई भी हैंडल नहीं कर सकेगा। लिहाजा एक तो कंपटीशन का एनवायरनमेंट आ जाता अगर आप इसको 3-4 कंपनियों के हवाले करते। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट का ही था, जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन का जो था वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो छोटे छोटे प्लांट लगाने थे। एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर इसको करते तो मेरा ख्याल ये था कि ये ज्यादा इतने मसाइल ना होते। दूसरा ये कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनको अगर आप अलाउ करते थे कि वो कम से कम अपनी जरूरत के मुताबिक पैदा कर लें, तो वो फिर एक बर्डन नहीं होता है किसी को। तो इसमें थोड़ी सी रिस्ट्रक्चर की जरूरत है। ये जैसे इफ्तिखार साहब, आप लोग शनवा ग्रुप के साथ भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व थे, जो कि 6000 मेगावाट का लगा रहा था।
वहाँ क्या दुश्वारी है, क्या क्यों रुक गए वो, क्यों चले गए वो? उनके वो 3 सेंट के ऊपर जो है ना उनका कोई गवर्नमेंट से ब्यूरोक्रेट से कुछ वो ये क्या बात हुई 3 सेंट के लिए आपने उसके इतनी बाद बड़ी जो है ना कंपनी वो को भगा मुशर्रफ दिया? साहब जो है ना उसके बाद वो गया भी था लास्ट, तो उनसे वो चाइनीज जो है ना वो श्यामा ग्रुप वो एग्री नहीं हुए। और तो उन्होंने असल कहा, स्टोरी क्या थी इसके पीछे, क्या रिश्वत। रिश्वत? रिश्वत था। कौन रिश्वत मांग रहा था? अब यही जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे हैं जो एक दो को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं नकला है जिनको हमारा वो। फांसी लगाया जाए? आज हम लोग इतने तकलीफ में बैठे हुए हैं, बिजली नहीं है, 6000 मेगावाट बिजली अगर जो लग है जाता। हमारा मेन एनर्जी है, हमारा ग्रोथ का मेन जो एनर्जी जो है जिससे इंजन जो समझे आप वो बिजली है। बिजली है, अब वो वही हमारे नहीं पास है। नहीं है। अभी आज भी हमारे पास 4000 मेगावाट का शॉर्टफॉल पड़ा हुआ है। अगरचे हम अभी भी मतलब इसको जो है हम बहुत ही मतलब कि एक तरह से रेवोल्यूशनरी हम उस पर हम काम करना चाहिए कि हम जल्द से जल्द जो है ना इस पे वर्क करें और इस पे सोए नहीं रहें। अच्छा, अभी- ये अभी जो- शानवा के अगर ये रिश्वत का चक्कर नहीं होता और वो ना चले जाते, 2010 तक स्टार्ट हो गया होता। 2010 में आ जाता 6000, हाँ। तो हमारे शॉर्टफॉल खत्म हो शॉर्टफॉल जाता। खत्म हो जाता। अच्छा, वो उसके जब आप लोग वहाँ भी बहुत होटल भी खोलने का सोच हाँ। रहे थे, जाहिर बात है, वहाँ शायद पे- जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो आप लोग ने जमीन भी बहुत एक्वायर की। हमने वहाँ पे सर वो किया हुआ है। अच्छा, वहाँ से बातें तो की। अगर आप लोगों को यही अगर वो 6000 का लग जाता तो उसको देख के फिर और लोग भी आ और लोग जाते। भी आते हैं और अच्छा, ये बताइए कितना रिजर्व है, कितनी एनर्जी वहाँ प्रोड्यूस हो सकती है? साहब वहाँ पे इतनी एनर्जी है कि हम जो है ना 200 साल से ज्यादा तक 200 साल? हाँ 1 लाख मेगावाट 1 लाख मेगावाट बिजली हम बना सकते हैं। 1000 या 1 लाख? 1 लाख मेगावाट 1 लाख जी। और अभी शॉर्टफॉल 4000 की है। सिर्फ 4000 की है। तो और फिर वो ये- भी हमें जो है ना बहुत ही कम कीमत में हमें वो बिजली मिलेगा। अच्छा, और- ये जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत ही वो कम। काफी कम है। बहुत ही कम। ये जो हम अभी अभी जो हम यहाँ पे अभी जो इंडस्ट्रीज को मिल रहा है 8 रुपए 9 रुपए मिल रहा है, फंड साल से सस्ता पड़ेगा। बहुत सस्ता पड़ेगा। और अच्छा। हमें जो है ना हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, सबसे बड़ी बात हमारा foreign exchange बचेगा। 6 बिलियन हम अभी इंपोर्ट पे लगा रहे हैं। लगा रहे हैं वो हमारा बच जाएगा। उसके वो हम अलावा किसी और तारिक काम साहब ये करेंगे। देखिए कि जो हमारा अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं उसमें जो हमारी ठट्टा की और केटी बंदर की जो बेल्ट है उसमें जो विंड डायरेक्शन एंड विंड वेलोसिटी जो है वो 14 सारी दुनिया किलोमीटर में लगाओ। एक यूनिक है। और वहाँ पे आप 4000 मेगावाट बल्कि ज्यादा 40,000 मेगावाट आप वहाँ से प्रोड्यूस विंड कर सकते विंड से हैं। produce कर अच्छा। सकते हैं। हाँ, उसमें देखिए उसमें क्यों इतना तसाहुल है, उसमें क्यों इतनी अच्छा, वहाँ भी वही रेगुलेशंस हैं कि जी आप 50 से हाँ, ऊपर वही। नहीं लगा सकते, नहीं वहाँ आप जाओ ऊपर बड़े साहब को खिलाओ पिलाओ। एक्चुअली वो जो विंड पावर जो प्लांट होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, हाँ, उसमें बड़ा तो लग ही नहीं सकता, लेकिन ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव होता है वो आप ज्यादा कर सकते हैं। वो आप 10 मेगावाट का, 5 मेगावाट का, 2 मेगावाट का लगता है, लेकिन ये कि उसकी मार्केटिंग की जरूरत है। वो पोटेंशियल हमारे पास जो है वो 40,000 मेगावाट का पोटेंशियल है केडी बंदर पे और उस पे ये इस बेल्ट पे। इस बेल्ट पे। और ये भी एक यूनिक चीज है। देखिए हमारे कराची के करीबी आप लोगों ने जैसा कहा कि 40,000 हाँ, मेगावाट की सिर्फ हम हवा से प्रोड्यूस कर सकते विंड से बना सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि 1 लाख मेगावाट मेगावाट बिजली हम पैदा कर 200 साल तक। अभी आप अच्छा, देखिए, विंड तो ऑब्वियसली फॉर एवर है। ताकि साहब वो तो अल्लाह करेगा कि बिजली तो हवा तो बंद नहीं हो जाएगी। Free of cost। इस वक्त जो है 3/4 जो है ना इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई है और स्टिल जो है ना अभी हमें जो है ना 4000 मेगावाट बिजली की शॉर्टफॉल हो रही है। अगर ये सारे इंडस्ट्री चलना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम कहाँ से पूरा करेंगे मुझे पता नहीं। आप जरा गवर्नमेंट को चाहिए कि जितना अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त हो रहा है और मजीद होता रहेगा। अभी हमारे बिल्डिंग्स में क्रैक्स पड़े हैं, अभी हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। खुदा खासा ये बिल्डिंग गिर गई तो फिर तो मुल्क में chaos chaos हो होगा, जाएगा। रेवोल्यूशन होगा। और गवर्नमेंट को इस पे बहुत ज्यादा फुल एनर्जी से इस पे आना चाहिए और इस केस के मुताबिक जो है सोचना चाहिए कि हमें जल्द से जल्द तो आप लोगों की बातों से जो नतीजा निकल रहा है कि बेसिकली गवर्नमेंट ही रुकावट है, अप्रूवल्स वगैरह। अब जैसे आपने कहा नेपरा को नेपरा है। 3 सेंट के लिए, वही 3 सेंट की क्या लड़ाई होती है जब कौमी मफाद की बात हो रही है। और आपने ही बताया था कि मुशर्रफ साहब गए, उन्होंने कहा भाई 3 के बजाय तुम 4 ले लो, लेकिन आ जाओ। भाई अगर आपका प्रेसिडेंट 4 देने के लिए तैयार है तो हु इज नेपरा टू स्टॉप दैट प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से आज इतनी हम लोग तकलीफ में हैं। क्या जरूरत है ऐसे इदारों की? तो ये एक बड़ा मसला है, इस पे हम बातें मजीद कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम फिर आते हैं। वेलकम बैक।
आइए हम अपनी मईशत के बारे में मज़ीद बात करते हैं। मैं अमानुल्लाह बशर साहब की तरफ जाऊंगा। आपने शुरू में बताया था कि यहाँ के जो टैक्स का निज़ाम है वो बहुत ही ज़ालिमाना है। इस सिलसिले में आज जब से वो सुप्रीम कोर्ट ने कार्बन टैक्स के ऊपर रूलिंग दी तो अब बहुत धुआंधार बहस हो रही है और उसकी वजह से कुछ पेट्रोल की कीमत में कमी भी आई है, जो कि आवाम के इंटरेस्ट की चीज़ है। आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो फार्मूला क्या है, इस पर गवर्नमेंट कितना लेती है और मार्केटिंग कंपनी कितना लेती है, और उसमें कुछ गुंजाइश है इसको ठीक करने की? देखिए, इसकी जो प्राइसिंग है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, ये एक इशू है हमारे मुल्क में, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस बात पे भी ख़ास तौर पे जोर दिया है कि हमारी जो प्राइसिंग फार्मूला है उसके अंदर क्लैरिटी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। लेकिन जो ब्रॉडली अगर हम देखते हैं तो जो गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो तकरीबन 1 लीटर पे 17 और 18 रुपए के करीब जाता है। अच्छा, हाँ, ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जिसको कहते हैं, और साथ साथ उस पर एक्साइज ड्यूटी भी है। एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी भी है, जनरल सेल्स टैक्स, सब मिला के कोई 18-17-18 रुपए जी ये बन जाती है। उसके अच्छा। बाद फिर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका मार्जिन है, वो कितना है? वो तकरीबन है 4.5 रुपए। अच्छा, 4.5%, सॉरी 4.5%। हाँ, उसके पहले फिर जो रिफाइनिंग सेक्टर है उसका भी अपना एक मार्जिन है। तो मैं ये कहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ एज ए कंज्यूमर कि नेशनल रिफाइनरी से जब पेट्रोल निकलता है, एक्स फैक्ट्री प्राइस उसकी क्या होती है? अगर सपोज कोई अगर कोई मैं जाके खुद खरीदना चाहूँ वहाँ से, सही है, कंटेनर लेके जाऊँ या गाड़ी भरने के लिए जाऊँ, तो कितने का मिलेगा मुझे? वो तकरीबन आपको मिलेगा 17 रुपए का। अच्छा, हाँ, मैंने 36 भी सुना है आजकल के हिसाब से। वो 17 रुपए का जो है यानी एक्स फैक्ट्री, मतलब उसकी प्राइस आती है, फिर उसके रिफाइनिंग के बाद कॉस्ट। अच्छा, रिफाइनरी जैसे पेट्रोल कितने का मिलेगा मुझे? वो तकरीबन 36 रुपए का। अच्छा, आप भी फैक्ट्री के मालिक हैं, मिसाल के तौर पे आपकी कोई जैसे इंग्लिश बिस्किट है या कोई हमारी डेनवर वगैरह कोई चीज़ अगर कोरंगी से निकलती है 36 रुपए की, तो मार्केट में आके कितने की बिकती है आमतौर से? बहुत ही नॉमिनल प्रॉफिट पे 1 रुपए के अंदर 37-38 रुपए बिक जाएगी बस। तो ये पेट्रोल पे एक तरह की जो उन्होंने मोनोपोली क्रिएट की हुई है, किसी पीएसओ बेच सकता है और शेल बेच सकता है, ये एक बहुत बड़ी वजह है इसके ज्यादा होने की। लेकिन इसमें तारिक साहब देखिए, हम इसको वी शुड नॉट लुक एट पेट्रोलियम इन आइसोलेशन। लेकिन गवर्नमेंट की जो अपनी मजबूरियां हैं कि उसे हुकूमत चलानी है, और हुकूमत चलाने के लिए उसे रेवेन्यू दरकार है, ठीक है। लेकिन जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले जो एरियाज हैं उसमें जो है ना, ये बहुत अहम है, जो जहाँ तक पेट्रोलियम 120 बिलियन सुना जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल टैक्सेशन का जो हमारे सिनारियो को आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है टैक्स कलेक्शन में वो सैलरीड पर्सन का है, वो एट सोर्स कट जाता है, ठीक है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई स्केप नहीं है, एज कंपेयर टू बिजनेस कम्युनिटी, एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर, फ्यूडल लॉर्ड्स या वेल्दी लोग। हाँ, वेल्दी लोग। यहाँ वेल्थ टैक्स कोई है ही नहीं, वेल्थ टैक्स है नहीं। दुनिया भर में ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है गवर्नमेंट का। एग्जैक्टली। और इसी तरह सुना है कि यहाँ ओवरसीज वाले बड़े खुश होते हैं इस बात से, आप लोग कन्विंस करते हैं कि यहाँ कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। अमीर आदमी जब मरता है जी, तो सुना है कि अमेरिका में 70% उसकी जायदाद गवर्नमेंट लेती है। यहाँ कुछ भी तारिक साहब, बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हो रहा है कि पूरी दुनिया में चूंकि एक फूड आइटम एक ऐसा है जो कभी इसमें स्लम्प नहीं आता, इसकी डिमांड हमेशा रहती है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसके लिए तो आपको रोजाना खुराक चाहिए। तो इस अहमियत के पेश नज़र दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं अब इन्वेस्ट कर रही हैं एग्रीकल्चर में, और पाकिस्तान के पास अब ऑफर्स आना शुरू हो गई हैं कि वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा वो करें। अब ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर दिस कंट्री कि जो हमारे बैरन लैंड्स हैं लाइक बलोचिस्तान, वो हमारे पानी लेके जाए, हाँ, उसको अगर से हम डेवलप करें, और ये जैसे सऊदी अरब हैं और कंट्रीज हैं वो जमीनें ढूंढ रही हैं, हाँ, और वाटर मैनेजमेंट के जरिए आप उसको कर सकते हैं। तो सऊदी अरब में ड्रिप इरिगेशन होता है, वहाँ कोई दरिया नहीं है, उसके बावजूद दे आर सेल्फ सफिशिएंट इन व्हीट प्रोडक्शन, क्योंकि सुना है कि वो एक कतरे को 8 हिस्से में तकसीम करते हैं और फिर वो डालते हैं। हाँ,
और यहाँ हम लोग ऐसा बहाते हैं कि वो सेम थोर हो तो जाता हमें है। चाहिए कि वो तो हमें एरियाज ऑफ टैक्सेशन जो है ना, तो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि लोग जो है और बिजनेसमैन जो है फिर टैक्सेशन रेट को भी कम करें ताकि लोग विलिंगली टैक्स, क्योंकि टैक्स दुनिया भर में कोई भी शख्स खुशी से नहीं देता। लिहाजा आपको चाहिए कि आप इसको बजाय कि एक ही एरिया से पेट्रोलियम से ले लें या इलेक्ट्रिसिटी से ले लें, इसको हालांकि रिफॉर्म्स हुए हैं लेकिन उनका एग्जीक्यूशन अभी हो नहीं सका जैसे कि होना कितना चाहिए। टैक्स है? इलेक्ट्रिसिटी पे अगर आप बिल उठाए, नहीं आप ये देखिए हाँ, ना, उस पे टैक्सेस की एक बहुत बड़ी एक लिस्ट है जिसको अब उन्होंने मर्ज करके एक जिस तरह से अभी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बिजली के बढ़ रहे हैं, तो आस्ते आस्ते इंडस्ट्रीज कम होती जाएगी। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इंडस्ट्रीज में जो पैसा लगा रही है, डेवलपमेंट कर रही है, उसको बंद कर दे। उसमें एक बड़ा डायरेक्टली जो है ना एग्रीकल्चर पे घुसा दे, एग्रीकल्चर पे हम जोर दें, हम ज्यादा जोर दें, क्योंकि हम उसमें ज्यादा वायबल है, हमारे पास पानी है, सब कुछ है, और हम जो अपने जो चीज प्रोड्यूस करते हैं हम उसको अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं या यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं। सही। तो आजकल उनकी पोजीशन जो इकोनॉमिकल पोजीशन बहुत खराब है और उनकी बाइंग पावर बहुत कम हो गई है। और यहाँ तक कि जो आजकल उस पर जो गवर्नमेंट जो और बैंक जो टैक्सेस इंटरेस्ट ले रही है वो बहुत हाई ले रही है, और बैंक जो है ना एक्सपोर्टर्स को वो फैसिलिटीज नहीं दे रही है जो पहले दे रही थी, उसके जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ रहा था। अब तो एक्सपोर्ट मजीद जो है ना घटता चला जा रहा है। मगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आप बोल रहे हैं कि 40 बिलियन हमारा इंपोर्ट है, तो हमारा डेफिसिट जो है ये तो बढ़ते चले जा रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक तो बिजली का बिल देखते जो है गरीब आदमी के यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन अब उसमें ये किया है उन्होंने कि हर बिल में 25 रुपए हर महीना पीटीवी के कलेक्ट किए जाते हैं। अच्छा, वो भी आता है, चाहे आप पीटीवी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, कौन देखता है? दूसरी बात ये कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं तो आप फुल पेमेंट करते हैं मीटर की भी और तमाम एक्सपेंसेस की, लेकिन कॉन्स्टेंटली जो अब है उसका जो मीटर रेंट मुसलसल आ रहा है। अच्छा, बैंक के कलेक्शन चार्ज 8 रुपए पर वो भी डाल रहे हैं, तो इन चीजों को अच्छा इसी तरह टेलीफोन बिल पे भी है। हाँ, हम मोबाइल पे भी जब डालते हैं तो 17% मेरे ख्याल में वो कट जाता है। तो उसको उन्होंने हॉलमार्क बना दिया। अब जो है वो लोगों के लिए बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त। बिजली का बिल जो है ना बड़ा हॉलमार्क हो गया। पीपल्स पार्टी का था, जो गवर्नमेंट का था कि रोटी कपड़ा मकान, तो ये वो तो दूर होते जा रहा है, सब चीज दूर होती है, बहुत दूर हो रहा है अब आम आदमी से। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने पे आ रहा है। इस प्रोग्राम के डिस्कशन से जो नतीजा मैंने निकाला वो ये है कि दुनिया एक मुख्तलिफ सिचुएशन में पहुंच चुकी है जहां तेल की कीमत हमेशा के लिए बढ़ गई है और साथ साथ फूड प्राइसेस भी हमेशा के लिए बढ़ गई। इसमें हमारे लिए बहुत सारे मुश्किलात हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जैसा कि इन लोगों ने बताया, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारे पास काफ़ी एग्रीकल्चर लैंड है, पानी भी है, जो हम लोग बिल्कुल बहा रहे हैं बेदर्दी से। अगर हम सऊदी अरेबिया वगैरह की टेक्निक्स यूज़ करें, ड्रिप इरीगेशन वगैरह की, तो हम बहुत सारी जो हमारी बंजर ज़मीनें हैं बलूचिस्तान में, सिंध में, उसको भी सैराब कर सकते हैं। और जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा कि बजाय इंडस्ट्री पे जोर देने के अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर पे अब जोर दें तो वहाँ कोई जवाल नज़र नहीं आता। वो उसकी डिमांड अनलिमिटेड है, पूरे दुनिया में चाहिए। बाहर के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और अरब्स सब चाह रहे हैं कि उनको ज़मीन मिल जाए और वहाँ वो बड़े पैमाने पे काश्तकारी करें। जैसे कि अमानुल्लाह बशर साहब ने कहा, जो दुश्वारियाँ आवाम के पास है वो सिर्फ इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से नहीं है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ की वजह से भी है। गवर्नमेंट बेइंतहा टैक्सेस ले रही है आवाम से, इलेक्ट्रिसिटी पे, गैस पे, टेलीफोन पे, अगर पेट्रोल पे, खुदनी तेल पे मैंने सुना कि 25 रुपये का टैक्स है, 18 रुपये तो कस्टम ड्यूटी है। अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर गवर्नमेंट आवाम दोस्त हो जैसा कि क्लेम करती है, तो इन चीज़ों पर टैक्स ख़त्म करके अमीरों पे टैक्स लगाया जा सकता है। जैसा कि अभी रिसेंटली कोर्ट केस में एक लॉयर साहब ने कहा कि अगर जो मुल्क में लैंड प्रॉपर्टी के ट्रांसफर्स होते हैं वो अगर सही कीमत पे हो जाएं तो इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होगा कि जुडिशरी का खर्चा तो बिल्कुल निकल जाएगा उससे। इसी तरह अगर आप इनहेरिटेंस टैक्स अमेरिका में 70% है, इंग्लैंड में 40% है, इवन आपके ईरान में 40% है। अगर वो लगा दिया जाए पाकिस्तान पे तो वो बहुत बड़ी रकम इनहेरिटेंस टैक्स से आ जाएगी। वेल्थ टैक्स अगर हम प्रॉपर्ली कलेक्ट करना शुरू कर दें तो वो बहुत बड़ी कलेक्शन हो सकती है। साथ साथ गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं जो कि बेइंतहा तेज़ी से बढ़े हैं पिछले साल 4 साल में, 500 बिलियन से अभी सुना है कि 2000 बिलियन पे पहुंच गया। उसको आप चाहे तो 10 पे ले आए तब भी 50% का इजाफा होगा। ये सब इकदाम करके हम पब्लिक को इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं।
सिर्फ ज़रूरत है एक पैशनेट गवर्नमेंट की जो लोगों के मसाइल को समझे, जो इन्हीं लोगों के बीच से खड़ी हुई हो, ना कि वो लोग जिनको पता ही नहीं कि मुल्क में हो क्या रहा है। ये वो इसी किस्म के हुक्मरान हैं जो ऐसे फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त थे, जब उनसे हुक्मरानों से कहा गया कि भाई लोगों को रोटी नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा जी आप केक खा लें। तो इस टाइप के लोग हैं, इनसे ये हम कोई तवक्को नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं कि आइंदा अच्छी हुकूमत आएगी और इन मसाइल पे गौर करेगी। और इसके साथ ही मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करना चाहता हूँ। एक दफ़ा फिर अमानुल्लाह बशीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। इफ्तिखार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन तमाम हालात के बावजूद इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करते रहेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले मौजू के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पल्स। मैं हूं आपका होस्ट शहजाद इकबाल। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पर, और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर कि क्यों वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे, और गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स कर सकती है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है पाकिस्तान में आकर मज़ीद ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। मेरे साथ आज जो पैनल पर गेस्ट हैं वो तमाम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स फोरम से ताल्लुक़ रखते हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट से इनका ताल्लुक़ है। बारी बारी मैं इनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मेरे लेफ्ट पर मौजूद है तारिक खान जावेद साहब, प्रेसिडेंट ऑफ OPIF। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और तारिक साहब के लेफ्ट पर मौजूद हैं गुलाम मोहम्मद खानजाई साहब, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ OPIF मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। गुलाम साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और हमारे तीसरे गेस्ट पैनल पर हसन मुबीन कुरैशी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ OPIF नॉर्थ अमेरिका। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर कमिंग। तारिक साहब, आपसे मैं जो है बातों की शुरुआत करूंगा। मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ा था जो कि आपने 3 जुलाई 2009 को लिखा था, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड एंड आई वाज प्लीज्ड एज वेल कि समवन इज सो ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान। गोइंग फॉरवर्ड यू सी पाकिस्तान एज वन ऑफ द इकोनॉमिक सुपर पावर। इन फैक्ट यू हैव आल्सो सेड कि कुछ अरसे के बाद चाइना जो है सुपर पावर होगा एंड सेकंड पोजीशन पे जॉइंटली इंडिया और पाकिस्तान मौजूद होंगे। Why are you so optimistic about Pakistan? इसकी वजह है कि अगर आप ये इत्तेफाक ये है, और शायद इट इज़ ए कॉन्स्पिरेसी ऑफ सॉर्ट। आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। आई वॉज नेवर टॉट इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आई डिड नॉट नो दैट इंडिया यूज्ड टू बी द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड ओनली वे बैक इन 1750। 1957 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, उसके बाद अंग्रेजों का जोर होना शुरू हुआ। उस वक्त 1750 में चाइना वाज द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विद 33% शेयर इन GDP। इंडिया वाज नंबर 2 एंड थर्ड वाज इंडोनेशिया। ये यूरोप के मुल्क तो कहीं थे ही नहीं। You're right, हमें भी कभी ये नहीं पढ़ाया। जी, ये नहीं पढ़ाया गया। मैंने मास्टर्स किया, वहां से नहीं पढ़ा। राइट। गुलाम वाज विद मी इन द सेम यूनिवर्सिटी। आई लर्नड इट व्हेन आई वेंट टू ABN AMRO बैंक। ABN AMRO या सिटी बैंक, खासतौर से यूरोपियन बैंक्स, दे लुक एट वेरी लॉन्ग horizon of things. When I joined ABN AMRO as regional credit manager in Bahrain, and Pakistan was one of the countries, वहाँ जो मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले, क्योंकि वो यहाँ पे 200 साल से वो काम कर रहे थे, और एंड दे लुक अनदर 200 years ahead, उसमें जो बातें लिखी हुई थी, वहाँ से आई डिस्कवर्ड कि पाकिस्तान इंडिया तो सबसे अमीर इलाका था। हॉलैंड वाज नथिंग इन 1750 वगैरह। वो तो इंडोनेशिया इतनी बड़ी इकोनॉमी पे उन्होंने कब्जा किया और इतने अमीर हो गए। राइट। इसी तरह ब्रिटेन इतना अमीर हो गया। What I discovered was that during the sort of 190 years of British rule, Britain made something like $8,000 billion out of India. Every year they used to have a surplus budget, which was used for fighting Afghan war, 3 Afghan wars. सूडान की जंग यहाँ के इंडिया के पैसे से लड़ी गई। राइट। बर्मा की जंग इंडिया के पैसे से लड़ी गई। So just shows कि कितना पोटेंशियल है इस एरिया में। हम अपने इंटरनल एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर पा रहे। अंग्रेज
मिसाल के तौर पर आपको 1830 या 1866 का अगर आपको मैं डेटा दूं तो 66 बिलियन फॉर इंस्टेंस पाउंड इनकी टैक्स कलेक्शन हुआ करती थी। उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर जो होती थी वो 35 बिलियन, विच इंक्लूडेड पेमेंट टू द नवाब, द किंग, एवरीथिंग, एंड द रेस्ट यूज्ड टू गो टू यूके इन द फॉर्म ऑफ सो कॉल, वो क्या कहते थे उसको, इन्वेस्टमेंट्स, विच वाज बेसिकली एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रेन टू यूके। अच्छा तारिक साहब, थोड़ा सा मैं प्रोग्राम को फास्ट फॉरवर्ड करके आज की सूरत हाल पे आना चाहूंगा, बिकॉज लोग जो है ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है और क्यों पाकिस्तान को आप देखते हैं एज अ इकोनॉमिक सुपर पावर इन कमिंग अपकमिंग टाइम्स। जैसा कि मैं इस आर्टिकल में लिखा है, अब जो हमारी कम्पिटिटिव एज अभी बन गई है वो कभी नहीं थी। जब जिस जमाने में इंग्लैंड आया था 1750 में जी, द डिफरेंशियल ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग between Indian UK was 1 to 20. Okay. 20 rupees was required by a Britisher to live, to just survive, and 1 rupees for an Indian. इतना बड़ा डिफरेंशियल था। Now that differential has even increased. Okay. अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है कि एक ऑटो वर्कर अमेरिका में अगर GM का वर्कर है तो $73 पर आवर लेता है। जो टोयोटा वाले के वर्कर हैं वो शायद 40 लेते हैं। अगर एवरेज 55 भी लगाएं, इस मुल्क में $1 पे काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। सेम इज ट्रू फॉर चाइना, सेम इज ट्रू फॉर इंडिया। इतना ज्यादा जो डिफरेंशियल आ गया है जी, दैट गिव्स यू अ कॉम्पिटिटिव एज। अच्छा, चाइना एक कम्युनिस्ट मुल्क होते हुए वेरी क्लेवरली इन 1992 दे स्टार्टेड दिस फ्री ट्रेड जोन्स। वहां उन्होंने कहा कि जी हम आपको जमीन देते हैं, लोग हमारे पास बहुत सरप्लस पड़े हुए, आप आए उनको यूज करें एट वॉट एवर रेट, वॉट एवर टर्म्स। कोई 24 घंटे काम कराना चाहे किसी लेबर से, दे डोंट से एनीथिंग, राइट। तो मैंने बार बार यही कहा है कि अगर जो हमारा टोटल सिस्टम है जिसके बारे में दिन रात बात करते रहते हैं कि ये करप्शन हो, करप्शन, कोर्ट्स आर सो स्लो, पुलिस इज नॉट एफिशिएंट, तो उसका एक सोल्यूशन यही है कि आप कुछ एरिया मुल्क का जो आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत जिसका नहीं है उसको आप दे दे इंटरनेशनल कंपनीज को कि लेट देम कम डेवलप देयर ओन पावर, डेवलप देयर ओन सिक्योरिटी सिस्टम, एवरीथिंग। ये नहीं कि वो मुल्क से अलग हो जाएगा, आपके ISI वगैरह वहाँ मौजूद होंगे, ठीक है, दे विल वॉच के नोबडी इज डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। गुलाम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 1990s में भी, अर्ली 1990s में पाकिस्तान को जो है बेहतर समझा जाता था एज फार एज द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज कंसर्न्ड। एशियन टाइगर्स में नाम आ रहा था कि पाकिस्तान विल बी एन एशियन टाइगर। ऐसा हुआ नहीं। इंडिया, चाइना, ये तमाम कंट्रीज जो है, और अब बांग्लादेश भी अपने एक्सपोर्ट्स में इतना तेजी से इजाफा कर रही है कि वो भी मे बी पाकिस्तान से आगे निकल जाए। क्यों, व्हाई डिड इट हैपन, और अब पाकिस्तान किस ट्रैक पे चल रहा है? पाकिस्तान अब आप 60s में अगर देखेंगे, पूरे एशिया में जापान होता था, उसके बाद पाकिस्तान, कोरिया वाज फॉलोइंग, कोरिया नहीं था, चाइना नहीं था, इवन इंडिया भी पाकिस्तान से, एंड जापान एंड पाकिस्तान वर पैरेलल एट वन टाइम। जी, पैरेलल नहीं थे, जापान ग्रोथ में पाकिस्तान जापान के बाद था, ठीक। इसके बाद जो पाकिस्तान में करप्शन शुरू हुई, स्पेशली सोशलिज्म का जो प्रोग्राम था भुट्टो साहब का, जी, उसने पाकिस्तान को पीछे 1970s में आया था नेशनलाइजेशन। उसने अब वो तो बेस्ट बैंकिंग थी पाकिस्तान में, इससे पहले बेस्ट बैंकिंग थी, उससे बैंक नेशनलाइज हो गए तो ऐसा बैंकिंग सेक्टर ही खत्म हो गया पाकिस्तान में। इसी तरह आप 93 तक जो था थोड़ा ज्यादा कहते हैं पाकिस्तान अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद भी जो कि ये सियासी करप्शनें शुरू हो गई, सियासी एक दूसरे कशमकशें शुरू हो गई दो बड़ी पार्टियों में, इसने अपना नेगेटिव असरात दिखाए। तो बाद में जो मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई, को एक टाइप की मिलिट्री हुकूमत थी, जबकि अर्ली 1990s के बाद हम लोग जो है लिबरल और डीरेगुलराइज पॉलिसीज की तरफ जा रहे थे जी, फिर मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई, जो एतमाद लोगों का था, जब पहले जमहूरी हुकूमतें चल रही थी ना, जमहूरी हुकूमतें नहीं थी, मार्शल हुकूमत आई, एतमाद लोगों का उठ गया। अच्छा, एतमाद उड़ गया, लेकिन ये जो 2001 के बाद का पीरियड था, खासतौर पे 9/11 के बाद का, जी, उसमें पाकिस्तान ने काफी ग्रो किया है, और उस वक्त ये कहा जा सकता है कि दुनिया ने काफी ग्रो किया। पाकिस्तान में भी पैसा आया,
3-4 साल तक मुसलसल हमने देखा है कि मोर देन 7% की ग्रोथ देखी गई थी, फिर भी आप कह रहे हैं कि लोगों का एतमाद उठ गया था पाकिस्तान के ऊपर से, क्यों? गिरो इसलिए किया, देखो जो कि अपना अमेरिका में 9/11 का मसला पेश आया, अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पेश आई, अमेरिका का पैसा आ गया, ये नेचुरल गिरोह नहीं था। इसके लिए किसी कोई आप समझो आके बेस बनाए, ये काम नहीं किया गया जैसा ज़िया-उल-हक के ज़माने में था। पाकिस्तान डिफाल्टर हो रहा था, पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ का कारनामा नहीं था, वो एक ग्लोबल हालात ऐसे थे। पाकिस्तान का ज़िया-उल-हक के ज़माना था। अब देखा रशिया आ गया, अफगानिस्तान को पकड़ लिया, वही पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिका को पड़ी। तो ये तो पाकिस्तान का अपना किरदार और कारकर्दगी नहीं थी। ठीक है, आपका सेम ओपिनियन है? जी हाँ, इसमें शहजाद साहब ऐसा है कि जैसे खानज़ाई साहब ने कहा कि 2001 9/11 के बाद जो पैसा यहाँ आना शुरू हुआ वो नेचुरल था, इसलिए कि जो सऊदी गवर्नमेंट या सऊदी शहजादों के पास जो अमेरिकन बैंक्स में पैसा था, जो पाकिस्तानियों के पास पैसा था वहाँ पे, और भी जो मुस्लिम थे वहाँ पे, उन्होंने अनसेफ फील करना शुरू कर दिया 9/11 के बाद, और उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे डाइवर्ट करनी शुरू की। आप देखें जैसे इसके बाद ही रिफाइनरीज ने यहाँ पर आना शुरू किया, सेकेंड हैंड रिफाइनरी ला रहे थे इटली से, कनाडा से एक रिफाइनरी यहाँ पर आई, और उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट काफ़ी आ रही थी। आप सही कह रहे हैं जी, मुशर्रफ साहब के दौर में इन्वेस्टमेंट बहुत आई टेलीकॉम सेक्टर में, टेलीकॉम, मोबाइल जो है वो जी, हमारा जो रेशो है मोबाइल का वो तो बहुत ज़्यादा है बहुत सारे मुल्कों से, जो पर हेड रेशो है हमारे पास जो लैंडलाइंस का और मोबाइल का। तो वो जो ग्रोथ हो रही थी वो ये थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो 9/11 का वाक़या है वो हम लोगों के लिए बहुत बेहतर साबित हुआ इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से। राइट, तो वो सारा पैसा आप यहाँ पे डाइवर्ट कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज को कैसे देखते हैं वो पाकिस्तान को, कि अगर पाकिस्तान इज रूल्ड बाय अ डिक्टेटर या फिर पाकिस्तान में जमहूरियत है, बहुत ज्यादा मैटर करता है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए? ओवरसीज पाकिस्तानीज जो कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में रहते हैं वो तो ये महसूस करते हैं कि यहाँ पे ईमानदारी हो और रूल ऑफ लॉ हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो डिक्टेटर हो या डेमोक्रेसी। इसलिए कि देखे ना, जब डिक्टेटर आता है तो यही पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको लेट डाउन करने के लिए फुल टाइम कहते हैं डिक्टेटर आ गया। जब डिक्टेटर चला जाता है, कई मतलब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई पिछले 10 साल में, आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो फिर अगेन जो फौज चूंकि खुद भी बहुत स्ट्रांग वो है, बेस है, तो वो मुल्क को बचाने के लिए फिर दोबारा आ जाती है। तो ये सिलसिला खत्म होना चाहिए अब। तो आप समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी को कोई फर्क नहीं पड़ता डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप है, वो चाहते हैं प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और जो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है वो उनको मिलना चाहिए बेसिकली। और दूसरी जो करप्शन के लेवल्स हैं वो कम, इन्वेस्टमेंट तभी आएगी जब आप करप्शन यहाँ खत्म करेंगे। ठीक है, कोई अंदाजा लगाया आपके फोरम ने कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं कितना बड़ा उनका बैंक बैलेंस है? बिकॉज अक्सर हम मीडिया में देखते हैं तो $200 बिलियन उनकी नेटवर्थ है, $400 बिलियन उनकी नेटवर्थ है। कोई अंदाजा लगाया आप लोगों ने इस चीज का? और ये एस्टिमेशन है $1 ट्रिलियन की है। $1 ट्रिलियन है इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानीज के पास, इन कैश एंड काइंड। कैश एंड काइंड, जो उनके घर हैं वहाँ पे, जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, $2-3 मिलियन के तो मकानों में पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं लॉन्ग आइलैंड। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। $1 ट्रिलियन अगर पाकिस्तानीज के पास है इन कैश और इन काइंड, तो फिर हम $3-4 बिलियन लेने के लिए IMF के पास जाते हैं, उनकी तमाम शराइत को मानते हैं और ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिससे आपकी कॉमन आवाम जो है, आवाम वो सफर करती है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। हम यही तो कह रहे हैं कि अगर देखिए मैं बाहर गया, ये बाहर गए, हम लोग कुछ हालात मुल्क ऐसे हुए, जैसे गुलाम ने कहा, बेसिकली इट वाज द 72 नेशनलाइजेशन व्हिच डिस्ट्रॉयड आवर इकोनॉमी एंड व्हिच मेड पीपल लाइक अस टू गो आउट। ठीक है, हम चले गए, हमने पैसे कमा लिए, अच्छे बैंकों में मैं जॉब करता था, बहुत पैसे कमाता था। ये पैसे मैं ज़ाती तौर पे ले आया, गुलाम ले आया, मुबीन ले आया, लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा साथी लेके चले गए कनाडा वगैरह, और वो अभी तक नहीं आए वापस। उस इकोनॉमी को तो फ़ायदा हो गया, हमें नुकसान हो गया, हमारे अवाम को नुकसान हो गया। अगर यही सारा पैसा यहाँ आ जाता तो शायद हम लोग अभी बिल्कुल ही डिफरेंट कंडीशन में होते। मैं इंग्लैंड की मिसाल देता हूँ, अंग्रेज इतनी बड़ी तादाद में, जैसे हम लोग आज 8 मिलियन पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं जी, एक ज़माने में इसी तादाद में अंग्रेज पूरी दुनिया में काम करते थे, रूल करते थे या काम करते थे। बात वही हो गई कि दे यूज्ड टू वर्क एज दे यूज्ड टू गो आउट एंड मेक मनी आउटसाइड। जब उनकी कॉलोनी खत्म हुई तो वो सब वापस चले गए इंग्लैंड। इंग्लैंड चमक रहा है आज, आप देख रहे हैं कितनी दौलत है। हर डच वापस चला गया, हॉलैंड। अब डच कोई भी आपको
इंडोनेशिया में नज़र नहीं आता। इसी वजह से हॉलैंड इज़ सो प्रॉस्परिंग। अगर वो ना होता, अगर भी अभी भी वो पैसा बाहर ही रह जाता, तो हॉलैंड में तो तरक्की नहीं होती। तो हम ये कहते हैं कि अगर यहाँ के 4-5 चीज़ें हम लोग ठीक कर दें, एंड विच इज़ वेरी इजीली फिक्सेबल। ये कोई ऐसे कंस्ट्रेंट्स नहीं है जिसको आप कुछ कर ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे यूरोप में अब प्रॉब्लम है कि बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे, लोग शादी यही नहीं कर रहे। यू कांट फिक्स दिस। या जीएम, आपने टेलीविजन पे घंटों टेस्टिमनी सुनी होगी कि जीएम का जो लेबर यूनियन का आदमी था और जीएम का प्रेसिडेंट एक हाथ जोड़ता रहा उससे, यार किसी तरह ये $73 से कुछ कम कर लो। ही डिड नॉट एग्री। नहीं जी, ये एग्रीमेंट है एंड दिस एंड दिस। फाइनली द कंपनी वेंट डाउन। They could not do anything. What Obama can do about this? Nobody can do. तो वहाँ जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है वो हमारे पास नहीं है। हमारे कम्पिटिटिव एज एक्सीलेंट है। 4-5 चीजें हैं आप कर दें विच इज डनेबल। क्या चीज़ है वो मैं आपसे जानना नंबर 1 है लीगल सिस्टम। एंड खुशी की बात ये है कि वी हैव मेड ए बिग सॉर्ट ऑफ मतलब स्पीडी जस्टिस मिले और करप्शन ना हो आपके लीगल सिस्टम में। अगर सिर्फ लीगल सिस्टम के बारे में मैं ये कहता हूँ कि खामखा हम लोग हर वक्त जो उनको बैंक करते रहते हैं कि जो कोर्ट अच्छे नहीं। 19 लाख केसेस हैं इस मुल्क में, सिर्फ 2000 जजेस हैं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू क्लियर अप? पिछले साल बेचारों ने बड़ी कोशिश की है, इफ्तिखार साहब के कहने पे 3,20,000 केसेस क्लियर हुए, 2,80,000 केसेस मजीद आ गए। ठीक है। व्हाट इज द नेट रिडक्शन? नथिंग। मैंने अपने आर्टिकल्स में लिखा है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि द कोर्ट शुड वर्क 24 आवर्स, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप क्रिएट नहीं कर सकते। सही है। फॉर दैट यू विल नीड मोर। जैसे फैक्ट्री में जब काम ज्यादा आ जाता है तो 3 शिफ्ट काम होता है, Right. जब काम खत्म हो जाता है तो वापस। लीगल सिस्टम के अलावा और क्या क्या चीजें आपके ख्याल में होनी लीगल चाहिए? सिस्टम के अलावा यहाँ का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही स्ट्रेंज है, विच इज वेरी गुड फॉर अस। हम दिस इज आवर सेलिंग पॉइंट। जब हम जाके अपने कंपैट्रियट्स को कनाडा वगैरह में, अमेरिका, इंग्लैंड में अप्रोच करते हैं कि व्हाई डोंट यू कम बैक टू पाकिस्तान, द फर्स्ट थिंग आई मेंशन इज देयर इज नो इनहेरिटेंस टैक्स इन दिस कंट्री, पाकिस्तान। इंग्लैंड में 40% है इनहेरिटेंस टैक्स। जी, ओके। यूएस में 70% है। दैट्स व्हाई बिल गेट एंड वॉरेन बफेट हैज डिसाइडेड टू गिव 70% इन चैरिटी। राइट। इवन इस्लामिक मुल्क ईरान में 30%, 40% से ज्यादा है, 45%। एक जगह मैंने ये बात कही यहाँ आपके प्रोग्राम में, जैस्मीन के प्रोग्राम में, तो कहने लगे साहब जो बैठे हुए थे, ये तो गैर इस्लामी है इनहेरिटेंस टैक्स। अच्छा भाई, जो चीज अवाम के फायदे को वहाँ इस्लाम आ जाता है रोकने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं गुलाम साहब के 1 साल पहले जो पाकिस्तान की सिचुएशन थी, बड़ी वीक सिचुएशन थी। प्रॉब्ली जो हमारे फॉरेन लोन्स थे हम वो भी नहीं पे कर पा रहे थे, और ऐसा था कि शायद हम डिफॉल्ट कर जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी वेंट टू IMF। उस वक्त गवर्नमेंट ने आप लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की, क्योंकि हम सुनते तो रहते थे दैट विल अप्रोच ओवरसीज पाकिस्तानीज, हम उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, इनकरेज करेंगे वो पैसा लेकर यहाँ पर आए। क्या ऐसा हुआ था? गवर्नमेंट ने किसी किस्म का बेनिफिट आप लोगों को दिया था टू कम टू पाकिस्तान? तो बात के हद तक गवर्नमेंट बात करती है, प्रैक्टिकली मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो मैंने नहीं देखा है, नहीं देखा, कोई किसी को अप्रोच नहीं किया, आपके फोरम को भी नहीं अप्रोच किया। अप्रोच करने का ये नहीं है कि मुझे कहें आप आ जाओ, आपको कहें आप आ जाओ। अप्रोच करने का मतलब ये है तो आप अपने पास ऐसे हालात पैदा करो, खुद ही लोग आएंगे ना अप्रोच करने। चलो वो तो एक लॉन्ग टर्म है, लेकिन कोई ऐसा इंसेंटिव दे दे, कोई शॉर्ट टर्म बॉन्ड दे देते कि आप लोग ये खरीद कर आए? नहीं दे, कोई ऐसे इंसेंटिव आपको नहीं मिला? मैंने इस पे एक दफा सजेशन उनको दिया था जी, क्योंकि वे बैक इन लेट 80s India went through similar crisis, and what they did was a very clever thing, and I was a banker at that time in Bahrain. उन्होंने क्या प्रपोजल दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेड कि योर रिटर्न ऑफ योर मनी इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि आप कौन से सन की बात कर रहे हैं? 89 की। 89 में ये सिंह था उस जमाने में फाइनेंस मिनिस्टर। तो उसने क्या किया, बहुत क्लेवर, ही न्यू कि व्हाट विल हैपन। उसने कहा एनी इंडियन can come and deposit dollars into India at 3% above LIBOR. Right. उसका implication क्या हुआ कि हमने जैसे बहरीन में हमारा जो टी बॉय था ना, उसके नाम पे मिसाल का $20 मिलियन का लोन बुक किया बहरीन में और उसको प्लेस कर दिया बॉम्बे ब्रांच में। 0.5% बॉम्बे वाले को मिल गया, 0.5% बहरीन बैंक को मिल गया, थोड़े से पैसे उस चाय वाले को दे दिया। ये करके इतनी बड़ी रकम आ गई कि उनका जो क्राइसिस पीरियड था वो 6 महीने का था, वो डिपॉजिट से वो ओवरकम हो गया। एंड देन
they were out, they didn't go to IMF. ठीक है हसन साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में हमें पता है आप कोई भी बिजनेस करें, चाहे वो टेलीकॉम में हो, इवन जो बैंक्स की पिछले 6-7 साल की परफॉर्मेंस देखी गई है, इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं, मार्केटिंग कंपनीज हैं, रिफाइनरीज हैं, जिनका रिटर्न बहुत ज़्यादा था और 20-25% इनका रिटर्न था, जो कि हम नहीं देखते कि बाहर की मुल्कों में इतना ज़्यादा रिटर्न मिलता है। अगर आप इवन फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाएं तब भी 10% 15% रिटर्न था। एंड ऑब्वियसली जब भी आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा द रिस्क विल ऑल्सो बी हाई। तब भी क्या ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है इनकरेज नहीं थे कि वो यहाँ आकर इन्वेस्ट करें? वो एक्चुअली बात आ जाती है इन्फ्लेशन की। फिर जब आप रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो तो इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो उसको इक्वलाइज कर देता है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग इकनॉमीज़ में वहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हुए हैं उन लोगों ने पैसे, तो यहाँ पर वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट में नहीं आए। लेकिन देखें ना, जब बाहर की कंपनीज आ सकती हैं, टेलीकॉम में टेलीनॉर, वारिद, तो मिडल ईस्ट से कंपनीज आई, नॉर्वे से कंपनीज आई, बैंक्स में हमने देखा कि फॉरेनर्स आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, तो फिर ये भी एक इंकरेजिंग पॉइंट होना चाहिए था। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज का ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस उन फॉरेनर्स से भी ज्यादा कम है। जी हाँ, मैं इसमें ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो जिस तरह इंडिया से बातचीत में लेता है इस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी ले। एक्चुअली 1972 से, जैसे खान साहब ने कहा कि 72 में जो डीनेशनलाइजेशन हुई, फिर जब एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद जो डॉलर फ्रीज हुआ, कर्ज उतारो स्कीम के तहत जो ओवरसीज़ से पैसे मंगाए गए उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और वीआईपी ट्रीटमेंट एयरपोर्ट्स पे देने की बात हुई उसमें भी नहीं हुआ। तो पे दर पे इस तरह हालात बनते गए पिछले 20-30 साल में कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना इतना आसान नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया। 1998 में ये जो है न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिसके बाद फॉरेन अकाउंट्स हमें सीज करने पड़े थे। मियां साहब का ये फैसला क्या अब भी खटकता है आप लोगों को? उसमें मैंने खुद 47 पे फ्रीज हुआ था और 57 में 2 महीने के बाद खरीदे थे। 10 रुपए पर डॉलर नुकसान होकर ओवरसीज पाकिस्तानी ने अपने डॉलर दोबारा कैश कराए थे। तो ये तो नुकसान, इतना बड़ा ब्लंडर था वो मेरे ख्याल से। मेरे क्या ख्याल, बल्कि जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि इससे बड़ा ब्लंडर पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ, वो जो डॉलर फ्रीज किए थे। सही है वो। और उसमें देखें ना, उसमें भी अगर सिंसियरिटी होती ना, सबके डॉलर फ्रीज होते फिर तो सही था। उन्होंने अपने लोगों को तो कह दिया डॉलर निकाल लें, और जो बाहर बैठे हैं उनको पता ही नहीं पड़ा हो क्या रहा है। और ये चीज 11 साल पहले हुई थी, और अभी तक आप समझते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो इस चीज की वजह से बहुत ज्यादा डिस्करेज्ड हैं? जी हाँ, डेफिनेटली। ठीक है, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद मैं कुछ और सवाल करूंगा हमारे तीनों गेस्ट से। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द पल्स। हम बात कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी से कि क्यों इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनकी तरफ से पाकिस्तान में नहीं आती। एक पॉइंट आपने बताया था जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो है कि लेबर कॉस्ट यहाँ पे बहुत कम है। और आपका ख्याल है, आपके आर्टिकल में भी लिखा हुआ था कि ये वक्त आएगा कि जब कार मैन्युफैक्चरर्स वगैरह पाकिस्तान में आके या फिर सब कॉन्टिनेंट में आके जो है गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करेंगे। इसके बावजूद, इस लो कॉस्ट के बावजूद, हम देखते हैं कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ती जा रही है एज कम्पेयर टू इंडिया, एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, एज कम्पेयर टू चाइना। क्या वजह है? क्योंकि ये तो एक कंपोनेंट है ना, कॉस्ट ऑफ लेबर। बाकी कंपोनेंट्स हम देखें तो वो महंगे होते जा रहे हैं, जिसमें पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा रोल है। देखिए, ये जो पिछले 2004 में आप चले जाएं, जब मुशर्रफ साहब शुरू में हुकूमत में आए, उन्होंने डिसिप्लिन लाया अपने हुकूमत में। नवाज शरीफ के दौर में 12% इन्फ्लेशन होता था, ही बॉट इट डाउन टू 4%, एंड दैट गेव ए बूस्ट टू द इकोनॉमी। जब 4% इन्फ्लेशन हुआ तो इंटरेस्ट रेट हो गया डिपॉजिट पे 2%, और लेंडिंग जो है ना 8% पे हो गई, जिसपे आपने सब लोगों ने, हम लोगों ने गाड़ियाँ, चीज़ें उठाई, और कंज्यूमर लेंडिंग, कॉर्पोरेट लेंडिंग बहुत ज़्यादा बिके, क्योंकि बेसिस क्या था कि 4% इन्फ्लेशन था। 2004 के बाद वो डिसिप्लिन उन्होंने छोड़ दी अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ सेन पीपल। सडनली वी सॉ के स्टेट बैंक ने नोट छापना शुरू किया और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ते चले गए। 2004-05 का बजट आप देख लें, 1 बिलियन के अंडर होता था, आज हम 3 बिलियन पे पहुंच गए। दैट मीन्स कि उतना एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ा है ना। आमदनी तो खास नहीं बढ़ी, आमदनी 400 हुआ करती थी, 700 बिलियन डॉलर हुई उस वक्त के मुकाबले में बढ़ी है, बट परसेंटेज टर्म्स में इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। एक्सपेंडिचर जो है ना बहुत ज्यादा शूट कर गया, राइट। तो दैट गेव दिस इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ। अच्छा, इन्फ्लेशन हुआ था तो चलो होता, वो भी इतना डैमेजिंग नहीं होता अगर साथ साथ अगर आप
अपने करेंसी को भी डिवैल्यू करते रहते हैं, बिकॉज इंटरनली अगर आपके रुपीज़ की वैल्यू नीचे आ गई है तो एक्सटर्नली भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उसको। 62 पे इसको रोक के रखा, इट बिकेम ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर दिस गवर्नमेंट। उससे जो है ना आपको क्या हुआ कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तबाह हो गई, लोकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया और आपको वो कंपनसेट नहीं हुआ फॉरेन एक्सचेंज साइड पे। जी, मेरी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टिंग यूनिट उस जमाने में थी, इट एक्चुअली क्लोज डाउन बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान का फ्यूचर काफी ब्राइट है और लोग यहाँ पर आके अपने प्लांट्स लगाएंगे, जबकि हमारी लेबर के अलावा जो दूसरी कॉस्ट है उनमें बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है, तो इसको पहले दुरुस्त करने की जरूरत है। दुरुस्त करने के बहुत आसान तरीका है, जैसे कि अभी हम इनहेरिटेंस टैक्स डिस्कस कर रहे थे। मिसाल के तौर पे अगर आप इनहेरिटेंस टैक्स 40% भी यहाँ लगा दें, वेल्थ टैक्स जो पहले होता था विड्रॉ कर लिया गया, उसको अगर लगाएं और वाकई उसको इम्प्लीमेंट करें, जो मेरी अपनी स्टडीज हैं उसके वेल्थ टैक्स की वजह से तो आप जैसे इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे। नहीं, वो तो ये भागेंगे भी, लेकिन जो यहाँ हैं, देखिए अगर गवर्नमेंट हमसे 1% 2% वेल्थ टैक्स ले लेती है तो उसके लिए हम नहीं भागेंगे, यहाँ रिटर्न्स इतने ज्यादा हैं। लेकिन जो यहाँ वेल्दी लोग हैं, खानदानी वेल्दी लोग हैं, बिलियनर्स हैं, जमींदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे अगर 1-1.5% भी अगर लिया जाए वेल्थ टैक्स, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कैन बी कलेक्टेड। थर्ड थिंग इज कि जो हमने स्टडी किया है मुगल दौर के टैक्स कलेक्शन, अंग्रेजों के दौर के टैक्स कलेक्शन और पोस्ट इंडिपेंडेंस टैक्स कलेक्शन, यू सी ए ह्यूज इंक्रीज इन द ब्रिटिश टाइम, अगेन ह्यूज डिक्लाइन आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस। वही करप्शन की रीजन है, ठीक है, जहाँ पे 100 होना चाहिए वहाँ 20 कलेक्ट होता है। ठीक है हसन साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, मेरी नजर में 3 बड़े इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो ज्यादा एडवांस नहीं कर रही है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर का, जिसमें लोकल वायलेंस के अलावा ये जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है ये भी शामिल है, पॉवर्टी ये एक बहुत बड़ा इशू है, तीसरा जो बड़ा इशू है वो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके ख्याल में तीनों में से कौन सा ज्यादा मेजर इशू है पाकिस्तान के लिए इस वक्त? देखें, एक तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कहा जैसे, ये बहुत अहम है। अब मैं मिसाल दूंगा थर कोल की। थर में 1994 में 185 बिलियन टन्स प्रूवन रिजर्व मौजूद हैं, जो कि अगर कन्वर्ट करें ऑयल TOE टन्स ऑफ ऑयल में, तो सऊदी अरब और ईरान के रिजर्व से मिला के ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और इसी तरह वहाँ जो बिजली पैदा कर सकते हैं हम, वो सिर्फ इसी वजह से नहीं हो पा रही। मैं खुद पर्सनली थर गया, फेडरेशन वाले लेके गए मुझे वहाँ पे जी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल है ही नहीं वहाँ, फुल डेजर्ट है, पानी का वहाँ प्रॉब्लम है। सड़कें, अभी एक सड़क बनी है जिस पे गाड़ी, मतलब मेटल रोड है जिस पे आप जा सकते हैं वहाँ तक। ठीक है, मतलब आप किसी बाहर के इन्वेस्टर को लेकर जाएं तो वहाँ पे सड़क ही नहीं थी, तो आप लेके कैसे जाएंगे? पहले तो ये मसला आ गया। जी हाँ, रहने की जगह नहीं है, रेस्ट हाउसेज नहीं है, होटल्स नहीं है, पानी नहीं है, सबसे बड़ी बात पानी नहीं, पीने का पानी नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, बहुत चाइनीज कंपनी आई थी एक मुशर्रफ साहब के दौर में जी, शनवा जी हाँ, तो वो चंद सेंट्स पे ब्यूरोक्रेसी ने जो है उसको यहाँ से नहीं हो सकी, बात नहीं बन सकी। और अभी यही के हवाले से भी यही मसला हो रहा है, विंड टर्बाइंस लगाना चाह रहे हैं लेकिन वहाँ पे भी टैरिफ चेंज डिसाइड हो पा रहा है। 6000 मेगावाट अब तक शायद प्रोडक्शन आ जाती है उसकी, तो ये जो और सस्ती बिजली, ये मेजर मसला है। पाकिस्तान की आवाम इसकी ज्यादा नहीं होती, इतनी ज्यादा अमीर नहीं है, पर कैपिटा इनकम लो है, सस्ती बिजली भी हमारी जरूरत है, वो मिल जाती है हमें। एक बात और है इसमें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, उसमें मैं आपको मिसाल बताऊं, ऑल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड बना, मुझे बहुत खुशी हुई, प्राइम मिनिस्टर के उसमें बना, उसके हेड जो हैं वो एयर मार्शल साहब को बना दिया गया। अच्छा, जो कि फ्लाइंग के थे, मैं समझा इंजीनियर होंगे, वो फ्लाइंग के थे। तो खैर अब तो वो नहीं है, दूसरे साहब आए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि किसी की जात पे तनकीद नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल प्रोफेशन पे तो तनकीद कर सकते हैं ना, उनकी जात पे ना करें। टेक्निकल लोगों को सही जगह लगाएं। देखिए विंड टर्बाइन जो है ना, अगर आप विंड टर्बाइन जिसने बनाई है या जिसने विंड टर्बाइन पढ़ी है, एनर्जी में उसने मास्टर्स किया है, PhD किया है, उन लोगों को अगर लेके आए ना, कंसर्न लोगों को। यहाँ तो ये होता है जब भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने अपने अपने लोगों को बिठा दिया, ये मेरा भांजा है, ये भतीजा है, और जो काबिल लोग हैं वो बाहर ही रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कैलगरी में रहते हैं। कैलगरी में गया पिछले दिनों, इतने पाकिस्तानी मुझे मिले वहाँ पे, ड्रिलिंग साइट पे, ऑयल साइट पे, रिफाइनरीज में, और इतने इतने पुराने 40-40 साल से। लेकिन आप उन लोगों को ब्लेम नहीं करते? जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि इस दौर में पिछले 5-6 साल में काफी सारे फॉरेनर्स हैं जो कि हिम्मत करके आए हैं, अच्छा रिटर्न कमाया है, पैसा बाहर भी लेके गए हैं। और जैसे मैं बात कर रहा था, 1990 से हमारी पॉलिसीज बहुत ज्यादा लिबरल हैं। तो ये पाकिस्तानीज की भी गलती है, जिनका मुल्क है, जो यहाँ से पढ़ लिख के गए हैं, बाहर काम कर रहे हैं, इट्स देयर ड्यूटी, दे शुड कम बैक एंड इन्वेस्ट ओवर हियर। इन्वेस्ट तो करें कम से कम। जो फॉरेनर्स आए ना, वो इंडिविजुअल नहीं आए,
वो कंपनीज आई हैं, उनके बड़े बड़े बेस हैं। अब जैसे जो रिफाइनरीज भी लगाई हैं जिन्होंने, वो अमेरिकन कनाडा से जो रिफाइनरी आ रही थी यहाँ पे, इंडस रिफाइनरी, वो बाहर के लोग हैं और उनका काफ़ी बेस मजबूत है। जबकि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करते हैं। उनको एक जगह ला के, और तारिक साहब इस आप लोगों का फोरम ये काम कर सकते हैं कि कंसोर्शियम बनाए जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मिलकर। इन्होंने काफी काम किया सऊदी अरब में भी इस सिलसिले में, उनको यूनाइट करके और इन्वेस्टमेंट के वो भी बाहर जो पाकिस्तानीज बैठे हैं उनका परसेप्शन पाकिस्तान के इस एनर्जी क्राइसिस के बारे में क्या है? वो ये तो नहीं समझते कि हम पत्थर के दौर में वापस चले गए, बिल्कुल बिजली नहीं और कभी बिजली नहीं आएगी? क्या ये परसेप्शन है वालों का? है, लेकिन हम लोग हमारे फोरम का मकसद यही है कि हम उसको जाके इस तरह के इम्प्रेशंस को वो करते हैं, रिफ्यूट करते हैं। अब ये थर्कोल के बारे में मैंने बार बार हर जगह बोला है, बाहर जाके इतना कोयला पड़ा हुआ है कि वी कैन प्रोड्यूस 100,000 1,00,000 मेगावाट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारी इस वक्त शॉर्टफॉल 3,500 या 4,000 मेगावाट है। बिल्कुल, दैट मीन्स कि वी कैन 1,00,000 मेगावाट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर 200 ईयर्स। तो आप और हम और हमारे जो आने वाले नस्लें तो भूल जाए कि पाकिस्तान में कभी एनर्जी क्राइसिस होगी। अगर ये हो जाए, ये हो सकता है। अच्छा, जैसा कि इन्होंने अभी शिनवा का जिक्र किया, मैंने भी उस जगह को विजिट किया। मैं कुछ कंसोर्शियम्स को लेकर आया था, हम लोग पूरे टीम गए थे वहाँ पे। तो अब हम इसी कंक्लूजन पे पहुँचे। पिछले दिनों एक इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुआ यहाँ पे सिंध में, कराची में, मैं शरीक था उसमें, मुबीन साहब थे, बड़े मिनिस्टर सब बैठे हुए थे। बड़ी बड़ी बातें हुई इसमें, हमसे कार्ड लिया गया जी हम ये इन्फॉर्मेशन देंगे। इवन जो प्रेजेंटेशन हो रहा था, मैंने कहा था यार इसमें USB में कॉपी कर दो। कहते सर टुमारो एवरीथिंग विल बी सेंट टू यू। नोबडी केम आफ्टर दैट। रात गई बात गई वाली बात। राइट। अब हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि 94 से लेके अब तक बड़ी कोशिश हो गई थर पार करके कोल को इस्तेमाल करने, कुछ नहीं हुआ है। हमने एक सजेशन दिया है कि थर पार कर 200 बाई 200 किलोमीटर का एक एरिया है, विच इज डेजर्ट है। कहीं से आप पानी का इंतजाम वहां पे कर दें, विच इज पॉसिबल। नारा कैनाल कैन बी बॉट इन। उसमें 50 बाई 50 का एक एरिया फर्स्ट इकोनॉमिक फ्री जोन के नाम से आप स्टार्ट कर दें, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा। वो कोयला तो है लेकिन इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। सही। फ्री इकोनॉमिक जोन जहां आप कोई भी आदमी किसी किस्म का बिजनेस कर सकता है, उस पर नो क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, मैं गुलाम साहब की तरफ आना चाहूंगा। गुलाम साहब, EPCs पाकिस्तान में क्यों नहीं सक्सेसफुल हो सके अब तक? EPC का तो पहले के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये ऐसा बिल्कुल रॉन्ग है। ये वैध फ्री जोन बना लेते हैं। फ्री जोन बनाने इसको फ्री जोन, एक्सपोर्ट आप एक्सपोर्ट करके बाहर बेचते हो, ठीक। यहाँ पहला इनका कराची में इनने बनाया था, अभी तक भी है, कामयाब नहीं है। कामयाब ना होने का उसका रीजन ये है कि कोई भी फ्री नहीं है वहाँ। इसलिए कि टोटली CBR के अंडर है, टोटली उधर कस्टम के CBR का जिली इदारा है, ठीक है, वो उसके ऊपर कंट्रोल है। हालांकि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन या फ्री जोन का कंसेप्ट ये है कि ये चीजें उसमें नहीं है, वन विंडो ऑपरेशन है। राइट। तो हालांकि मेरा अपना वहाँ इन्वेस्टमेंट है, मैं देखता हूँ वहाँ क्या प्रॉब्लम है। एक ये कि यहाँ से आप बाय रूट, जमीनी रूट कई चीज भेज नहीं सकते, बाय सी एंड एयर। ठीक है। हमारी चीजों, हमारे कस्टमर ज्यादातर पड़ोसी मुल्कों को आप देखोगे कि उनको ऐसा सी है नहीं। ठीक है, सेंट्रल एशिया वालों को सी है नहीं। राइट। तो वहाँ आप किस तरीके से चीज अपने भेजोगे? तो ईरान है आपको बाय लैंड ज्यादा फिजिबल है, तब बाय सी। इसी तरह बाकी किस्तों के इतने कवानीन है उसके ऊपर, इतने कवानीन है कि आपकी चीजें आके वहाँ पोर्ट पर पड़ी है, पता नहीं अब जितना उसकी प्राइस है इतना आप उसको डैमरेज दे रहे हो। तो ये नहीं हुआ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग। और ये नहीं हुआ फ्री जोन का क्या हुआ? गवादर